तो चलिए दोस्तों आज शुरू करते हैं। बहुत ही सुनो ध्यान से, बहुत ही गजब की बात बताने जा रहा हूं, बहुत ही गजब का चैप्टर। तो ये सर पहला चैप्टर है ऐसा है जो मोस्टली आपके कंपलसरी क्वेश्चन में मिलेगा। होता ना, कम छोड़ नहीं सकते। इसे हम प्यार से नाम देते हैं पबजी। तुम्हारी बुक में भी पबजी की फोटो बन रही है, यानी कि पीजीवीपी, धत पगली पीजीवीपी होता है, पबजी नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें हमने एक छोटी सी बात जानेंगे जो बचपन से मैंने तुम्हें सिखाई है, अकाउंट्स वाले भैया की इज्जत रखते हुए। मुझे बस इतना बताओ, दीदी सुन लो ध्यान से, होश नहीं आएगा फिर तुम्हें बाद में। सुन मेरी बात, तारीफ क्या करती भाई ने तेरी, है ना। अगर सेल्स में से या इनकम में से मैं कोई भी चीज डिलीट कर दूं, गलत मत बोल देना, मैंने तुमसे पहले कहा था, पहले भी बताई थी ये बात। नेट प्रॉफिट बढ़ेगा घटेगा? इनकम डिलीट करने से नेट प्रॉफिट बढ़ेगा या घटेगा? इनकम को मैं यहां पर इंक्लूड कर दूं, इंसर्ट कर दूं, तो बताओ नेट प्रॉफिट बढ़ेगा घटेगा? चलो भाई देखना, ये गलती करोगे तुम। एक्सपेंस को मैं इंसर्ट कर दूं, एक्सपेंस, नेट प्रॉफिट बढ़ेगा घटेगा? ऐसे ही मैं एक्सपेंस को डिलीट कर दूं, बताओ भाई, यही पीजीबीपी है। और बच्चा यही गलती करोगे तुम, अभी देखना। रिश्ता वही, सोच नहीं। बताओ नया नाम क्या देंगे? डिलीट करने को ताई क्या बोलती है बाबू? अलाउड। इंसर्ट, ओ सॉरी डिसअलाउड। इंसर्ट करने को ताई क्या नाम देती है? अलाउड। ठीक है, इंसर्ट मतलब खर्चा अलाउड, डिलीट मतलब खर्चा डिसअलाउड। इसका मतलब ये हुआ, अब मैं तुमसे ये कह सकता हूं, तुम ये बात समझ सकते हो, एक्सपेंस अलाउड से नेट प्रॉफिट बढ़ेगा घटेगा? कम होगा। एक्सपेंस डिसअलाउ से प्रॉफिट बढ़ेगा। इनकम अलाउड से प्रॉफिट, अलाउड से प्रॉफिट बढ़ेगा। इनकम डिसअलाउ से नेट प्रॉफिट। तुम लग रहा हो क्या पीजीबी है? वो पीजीबीपी है कि नहीं? बात अगली बात, कुछ मैंने तुम्हें बहुत ही खतरनाक 2-3 बातें बताई थी। अब सुनो ध्यान से, लेकिन ये जल्दी हो जाता है, अभी पता लग जाएगा तुम्हें आज की क्लास में क्यों जल्दी हो जाता है। इसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और इसको बस छोटे छोटे समरी बना, नहीं समरी, इनकम टैक्स मतलब समरी और खेल खत्म। मुझे बताओ, सुनो ध्यान से, सुन मेरी बात। तुम्हारे ब्याह में एक इंपॉर्टेंट मेहमान जो आना चाहिए, बुआ जी, और वो नहीं आई, क्या करें? बुआ जी मतलब कलेश होने से अच्छा है उन्हें बुआ, चलो ना, तुम अब नाराज क्यों रहे, चलो। ऐसी बुआ जी मतलब एक ऐसा खर्चा और एक ऐसी इनकम जो अभी पीएनएल में नहीं है, जो पीएनएल में नहीं है, मगर कानून के हिसाब से पीएनएल में आनी चाहिए। क्या करें उसका? उसे, उस इनकम और उस खर्चे को क्या करें? इंसर्ट करें। फॉर एग्जाम्पल, इनकम टैक्स में ताई बोल रही है कि एक खर्चा है, मान लो डेप्रिसिएशन। क्या है? डेप्रिसिएशन पीएनएल में डेबिट होना चाहिए, लेकिन गलती से मैंने डेप्रिसिएशन कम डेबिट कर रखा है। ताई कह रही है डेप्रिसिएशन डाल 10 लाख, मैंने डाल रखा है 6 लाख, तो ताई कह रही है 4 और डाल दें, तो क्या करें? तो 4 और डालने से नेट प्रॉफिट क्या होगा? नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा। ऐसी ताई कह रही घबरा मत, इनकम के साथ भी यही है। एक इनकम ताई ने बोला पीजीपी में आनी चाहिए, तुमने नहीं डाल रखी, ताई कह रही डाल पीजीपी में, डाल। पीजीपी में डालने से क्या होगा? तो इनकम इंसर्ट करने से नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा। पहला नियम सीख गए। अगला नियम, कोई खर्चा या कोई इनकम जो पीएनएल में नहीं है और आनी भी नहीं चाहिए, आनी भी
नहीं चाहिए। क्या करें उसका? जैसे पर्सनल एक्सपेंस, फॉर एग्जांपल पर्सनल एक्सपेंस याद है? हाँ, ड्राइंग्स पर्सनल एक्सपेंस। पर्सनल एक्सपेंस पीएनएल में नहीं है और आना भी नहीं चाहिए, क्या करें? तो कोई ट्रीटमेंट मत करना, गोगा मत बन जाना। मेरा नाम है गोगा, कुछ आया हूं तो लेके जाऊंगा ना, मेरा नाम है सीए स्टूडेंट, आया हूं तो एडजस्टमेंट करके जाऊंगा। तो जबरदस्ती मत घुसेड़ देना एडजस्टमेंट को। नो ट्रीटमेंट, सिर्फ बहकाने के लिए तुम्हें दे रखा है एग्जाम में, ठीक है? कि बच्चा जबरदस्ती कुछ ना कुछ गलती कर दे, तो गलती मत कर देना एग्जाम में। अगला सुनो ध्यान से, कोई भी एक्सपेंस या कोई भी इनकम जो पीएनएल में है, जो पीएनएल में मौजूद है पर पीएनएल में आनी नहीं चाहिए, क्या करें? जैसे फॉर एग्जांपल डिविडेंड। डिविडेंड मुझे बताओ किस हेड की इनकम है और वो डाल का रखा है पीएनएल में, तो ताई कह रही है जिसके लिए क्या बनाया है, अदर सोर्स में लेके जा। फॉर एग्जांपल डिविडेंड, तो डिविडेंड अदर सोर्स की इनकम है, पीएनएल के क्रेडिट साइड में आ रखी है पर वो आनी नहीं चाहिए, तो क्या करें? उसे डिलीट करें। तो इनकम डिलीट करेंगे तो प्रॉफिट घटेगा, अगर एक्सपेंस साइड में एक्सपेंस डिलीट करेंगे तो वो इनकम को, नेट प्रॉफिट को घटाएगा। तीसरा नियम भी समझ गए तुम, है ना? अगला, एक ऐसा एक्सपेंस और इनकम जो पीएनएल में है और आना भी चाहिए, होना भी चाहिए, तो क्या उसे डिलीट कर दें? फॉर एग्जांपल सैलरी का खर्चा, बिल्डिंग का रेंट। सुन तो लो, क्या करें इसका? नहीं, अरे नालायक, कुछ मत करो, पीएनएल में आना चाहिए और पीएनएल में ऑलरेडी है, पीएनएल में है और होना भी चाहिए, क्या करें? तो कोई छेड़खानी मत करना उसके साथ कि भैया लेकर रखा है पीएनएल में तो कुछ ना कुछ करना है इसका, कुछ नहीं करना। ऐसे बहुत सारे खर्चे होंगे जो पीएनएल में दे रखे होंगे तुम्हें और उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं हो क्योंकि पीएनएल में वो ऑलरेडी है और ताई कहती है होने भी चाहिए, तो कोई ट्रीटमेंट नहीं करना। पूरा अगर तुम ये कॉन्सेप्ट समझ गए, पूरा पीजीवीपी इसी कॉन्सेप्ट पर है, बस पूरा पीजीवीपी इसी कॉन्सेप्ट पर है, सिर्फ खर्चे खर्चे पढ़ने हैं कि कौन से खर्चे ताई कैरी डिलीट कर और कौन से खर्चे ताई कैरी इंसर्ट कर और कौन से खर्चे ताई कैरी है अगर है तो इसे छेड़ मत, बस इतना है पीजी। बात समझ में आई ना? अब जर्नली ताई ने सारे के सारे सेक्शंस बनाए हैं खर्चों पर, इसे बनाए, लेकिन एक अकेला सेक्शन ऐसा है जो बना है इनकम पर। टेन 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 टेन, वो है कौन सा? सेक्शन 28। ताई ने बोला इकलौता ऐसा सेक्शन पबजी का जो कहता है इनकम अलाउड, इसके अलावा सारे सेक्शन क्या कहते हैं? एक्सपेंस अलाउड और डिसअलाउड। समझ गए? तो अगर हम इसमें मान लो 20 सेक्शन पढ़ेंगे तो 19 सेक्शन खर्चे पर हैं और एक अकेला 28 सेक्शन किस पर है? इनकम पर है। तभी तो इस प्यार को क्या नाम दिया बाबू? चार्जेबल सेक्शन। जैसे हाउस प्रॉपर्टी का सेक्शन 22 था, चार्जिंग सेक्शन है ना। कैपिटल गेन का सेक्शन 45 एक था, चार्जिंग सेक्शन। सैलरी का सेक्शन 17 था, चार्जिंग सेक्शन है ना। ऐसे ये क्या है? चार्जिंग सेक्शन। पिटेगा भाई तुम्हारे, खुद लंच कराया दोस्तों के साथ है, समझ में आई बात? अब सुनो, सबसे पहली बात जो बहकाने वाली बात है, रसगुल्ले में गुल्ला और रस साथ होंगे तभी तो रसगुल्ला है, तो इसमें बताने वाली क्या बात है? तो ताई ने बोला पीजीबीपी में वो इनकम टैक्सेबल होगी जो प्रॉफिट और गेन्स बिजनेस या प्रोफेशन का होगा। ये को बताने वाली बात है। फिर ताई ने कहा ना भाई मैं पता क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि कई बच्चों को लगता है कि प्रोफेशन क्या चीज़ है,
क्या चीज है प्रोफेशन? सीए, डॉक्टर, लॉयर। तो जो प्रोफेशनल लोग हैं उनकी इनकम भी पीजीबीपी में जाएगी, और जो बिजनेस कर रहे हैं, धंधा पानी कर रहे हैं, उनकी इनकम भी पीजीबीपी में जाएगी। यानी देयर इज नो सेपरेट हेड एंड देयर इज नो सेपरेट सेक्शंस ऑफ प्रोफेशन और बिजनेस, दोनों सेम ही है। अब मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, मेरा प्रोफेशन हो गया ना, बोलो, तो जो तुम मुझे फीस दे रहे हो कहां जाएगी? पीजीबीपी हेड में जाएगी। सैलरी मिल जाएगी, कहां जाएगी? हाँ बोलो, तो सैलरी में जाएगा। हाँ। सैलरी वो पीजीबीपी में जाएगा अगर वो एज अ फीस ले रहा है, एज अ कंसल्टेंसी। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है, तो अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है तो सैलरी, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है तो फिर पीजीबीपी। तुम्हें ये चेक करना है वो सीए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में काम कर रहा है या एज अ इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट काम कर रहा है ना। मेरे साथ भी तो ये है, मैं तुम्हें इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट की तरह पढ़ा रहा हूँ तो पीजीबीपी, अब मैं कॉलेज में जाके एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में पढ़ाने लगूँ तो सैलरी चला जाएगा, काम मैं वही कर रहा हूँ पढ़ाने का। अब देखो अगली बात, सुनेंगे ध्यान से, बहुत ध्यान सुनना ही बात। कॉन्ट्रेक्चुअल एजेंसी, किसकी बाबू, किसकी बात कर रहे हैं सर? एजेंसी की बात कर रहे हैं। अब तुमने देखा हो कई लोग एक नाम देते हैं डीलरशिप, उसी को नाम क्या दे देते हैं? एजेंसी। अब जैसे फॉर एग्जांपल भाई मैंने क्या किया, फॉर एग्जांपल मैंने कोका कोला की एजेंसी ले ली, ठीक है भाई, गाजियाबाद में। तो तोता तोला वालों ने बोला कि गाजियाबाद में जो भी तोता तोला किसी भी रिटेल के पास जाएगी वो किसके पास से होके जाएगी? सर आपके पास से होके जाएगी, ठीक है। यानी कि मेरा गोडाउन होगा, मैंने उसकी एजेंसी ले रखी है, सारे रिटेलर्स को कोक सप्लाई मैं करता हूं, राइट। अब कोका कोला वालों को ना मुझ पे शक हुआ कि मैं क्या कर रहा हूं? धोखाधड़ी कर रहा हूं, है ना। आजकल आ भी रहा है ना न्यूज में, नकली कोक बेच रहे हैं, नकली घी, नकली कोका कोला की बोतल तो वही होती है लेकिन उसमें लोकल माल भर के बेच देते हैं, है ना। तो भाई कोका कोला ने क्या किया? मेरी एजेंसी को टर्मिनेट कर दिया। क्या कर दिया? टर्मिनेट। उन्होंने बोला कि भैया आपकी एजेंसी 5 साल की थी लेकिन आपने कुछ धोखाधड़ी का आपके ऊपर हमें शक हो रहा है, तो हम 3 साल में आपकी एजेंसी टर्मिनेट कर रहे हैं। मैंने कहा प्रूफ कर दो भाई धोखाधड़ी। तो कोका कोला ने बोला चलो हम अगर प्रूफ भी नहीं कर पा रहे कि तो आपने धोखाधड़ी की है तो एक काम करते हैं, पैसे ले लो और रफा दफा करो केस। अब लड़ाई झगड़ा करने से अच्छा मैंने कहा ठीक है भाई मुझे पैसे दो। कोका कोला ने मेरी टर्मिनेशन करने के लिए मुझे 5 करोड़ एज अ कंपनसेशन दे दिया। 5 करोड़ पकड़ो, चुप रहो, बात खत्म, अब आपसे हम माल सप्लाई नहीं कराएंगे। इसे बोलते हैं टर्मिनेशन या मॉडिफिकेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द एजेंसी। अब ये 5 मुद्दा ये नहीं है कि टर्मिनेशन पर मुझे कंपनसेशन मिला है, मुद्दा ये ताई ये कह रही है टर्मिनेशन पे जो मुझे कंपनसेशन मिला है वो जाएगा किस हेड में? तो ताई ने क्या बोला, किस हेड में जाएगा? सैलरी है नहीं, हाउस प्रॉपर्टी है नहीं, हाँ, तो अदर सोर्स और पीजीपी का झगड़ा है। तो ताई ने बोला जो तुम एजेंसी लेते हो इंडिया में, हम इंडिया में इसे क्या मानते हैं? तुम्हारा बिजनेस मानते हैं। तो बिजनेस बंद होने पर जो कंपनसेशन मिलेगा वो भी बिजनेस में टैक्सेबिलिटी करो। कोका कोला बेच के जो तू पैसे कमाता है, बाय सेल्स लिखता है ना, सेल्स टू रिटेलर, तो कंपनसेशन भी क्या लिखूंगी? इनकम ऑफ द, इनकम फ्रॉम द डीलर। बात कर, बात समझ में? अगला कौन? यानी कि हमें याद रखनी है बात कि कंपनसेशन कहाँ जाना है? टर्मिनेशन पे, पीजीपी। ये छोटी छोटी बातें याद है, एक ही पेज में खत्म हो जाएगा चैप्टर, मतलब एक एक पेज में आधे आधे पेज में सेक्शन खत्म हो जाएंगे। जैसे हाउस प्रॉपर्टी हो, क्या कहते हैं, सैलरी अपना 4 पेज में खत्म हो गया, ऐसे ही 3-4 पेज में खत्म हो जाएगा। भेजा था मैंने तुम्हें 4 पेज में सैलरी, अरे भेजा था दीदी ने, कौन दीदी आई नहीं वो आज, हाँ उन्होंने बना के भेजा था, मंशा दीदी ने, 4 पेज में पूरा सैलरी भेजा था मैंने तुम्हें, ठीक है। अगली बात, अगर तुमने कोई भी मैनेजमेंट, फॉर एग्जांपल जैसे ये हुआ हमारा मारुति के साथ, अब वो किसके साथ? मारुति पहले प्राइवेट लोग बना रहे हैं, फिर पता लगा मारुति का मैनेजमेंट गवर्नमेंट ने ले लिया और मारुति को बना दिया मारुति उद्योग। क्या बना दिया?
मारुति उद्योग। तो किसी भी कंपनी का मैनेजमेंट, कंपनी नहीं खरीद रहे, शेयर होल्डिंग नहीं ले रहे कि शेयर होल्डिंग कर ली 51% से ऊपर, तो हम उसे बोल रहे हैं सरकारी कंपनी। सरकारी कंपनी की बात नहीं चल रही, यहां बात चल रही है सरकार ने उस कंपनी का मैनेजमेंट छीन लिया। यही हुआ सत्यम के साथ। जब सत्यम फ्रॉड हुआ तो सरकार ने उस सत्यम कंपनी का मैनेजमेंट खुद रख लिया, है ना, किसको हम चलाएंगे। तो अब मैनेजमेंट रखने के बाद, मैनेजमेंट छीनने के बाद उस कंपनी के मैनेजमेंट के लोगों को कुछ कंपनसेशन दे दिया, इतना पैसा पकड़ो और अपना मैनेजमेंट हमें सौंप दो। तो वो जो कंपनसेशन मैनेजमेंट को बेचने का मिला है, वो कंपनसेशन ताई ने बोला पीजीबीपी में जाएगा, क्योंकि वो बिजनेस का मैनेजमेंट तुमने बेचा है गवर्नमेंट को, है ना। सेम बात मारुति उद्योग के साथ हुई, सेम बात सत्यम कंपनी के साथ हुई। बात समझ में आ गई? बोलो भाई, याद रहेगी बात? तो बताओ जरा, क्या याद रहेगी बात? एजेंसी को अगर टर्मिनेट कर दिया तो पीजीबीपी जाना है, मैनेजमेंट बेच दिया सरकार को तो भी पीजीबीपी जाना है। मुश्किल नहीं है, बस चीजों को एक एक लाइन में याद करते जाना है। अगली बात देखो क्या बात लिखी है, ध्यान समझेंगे। नेपाल भाई है अपना, है ना। नेपाल कह रहा है भाई हम सामान अपने भाई से लेंगे, चाइना वालों से नहीं लेंगे, चिंकियों से नहीं लेंगे। कहां से लेंगे हम? नेपालियों से लेंगे। नहीं, नेपाली कह रहे कहां से लेंगे? भारतीयों से लेंगे, हिंदुस्तान से लेंगे। बॉयकॉट चाइना। हमने कहा अपना भाई है, अपना भाई है, क्या दिक्कत है, हम देंगे तुझे बना के। तो हमने क्या किया, हम पहले रॉ मेटेरियल लेके आए। क्या लेके आए बाबू? मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट शेयर बन रहा है जिसमें मोदी जी, है ना। रॉ मेटेरियल लेके आए। रॉ मेटेरियल आया मान लो भैया 100 करोड़ का, तो ताई कह रही है 100 करोड़ लाएगा, सीए फाइनल पड़ोगे, इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी। क्या लगेगी बाबू? तो भाई इंपोर्ट ड्यूटी दे दे। हमने इंपोर्ट ड्यूटी दे दी मान लो 10 कलोल, हमें कितने का पड़ा सामान? 110 कलोल का सामान पड़ा, ठीक है। फिर हमने उस सामान से क्या बनाया? फिनिश गुड्स। हमने कहा ये हमारे, ये लो नेपाली भैया, जय श्री राम, ये लो भाई। हमने नेपाली भैया को क्या दे दिया? सामान बेच दिया, है ना। अब नेपाली लोग हमारे बेचारे बहुत दुखी हो रहे हैं। हमने कहा इतना दुख काहे हो रहा है तुम्हें? तो उन्होंने बोला वही सफेदी वही झाग अगर कम दामों में मिले तो कोई ये क्यों ले, ये ना ले। नेपाल वाले भैया ने ये वाला ऐड देख लिया, वही सफेदी वही झाग अगर कम दामों में मिले तो ये क्यों ले, वही ना ले कम दामों का सफेदी और जब वही झाग। अब वही सफेदी वही झाग उन्हें कहां से मिल रहा है? चाइना से मिल रहा है। उन्होंने कहा भाई देखो, दिल अपनी जगह है, बिल अपनी जगह है। दिल से तुम्हारा हमारा रिश्ता राम और सीता वाला है, सीता जी नेपाल की और राम जी, हाँ राम जी हमारे अयोध्या के, यूपी के, इंडिया के। उन्होंने कहा देखो भाई, राम सीता वाला दिल अलग है, बिजनेस का दिल अलग है, हम नहीं खरीदे आपसे। सीता मैया कहाँ की थी? मिथिला, मिथिला की थी ना। मिथिला कहाँ है? नेपाल में, ठीक है ना। तो इसलिए नेपाल का ये मानना है कि सीता जी नेपाल की हैं और भगवान राम यूपी के, अपने इंडिया के हो गए ना। तो भाई अब लेकिन भाई ये तो बात गलत है ना कि भाई राम और सीता के चक्कर में तुम नुकसान कर लोगे देश का। तो उन्होंने कहा चाइना से खरीदेंगे। अब पता लगा जब चाइना से खरीदे, चाइना सस्ता कैसे दे रहा उन्हें। अब चाइना से कंपटीशन था, तो हमने बोला भाई अगर ये माल नेपाल को भेजना है तो सस्ता भेजना पड़ेगा। कैसे भेजना पड़ेगा? तभी चाइना से कंपीट कर पाएंगे, वरना जो रॉ मेटेरियल हम मंगा रहे हैं उसे फिनिश गुड्स बना रहे हैं तो उसकी खपत कैसे होगी? बताओ क्या इलाज किया ताई ने? चाइना सस्ता बेचे कैसे, हम पागल थोड़ी हैं। तो ताई ने बोला कस्टम ड्यूटी माफ नहीं करूंगी। होश में सुनना, बहुत खतरनाक बात कह रहा हूं मैं। क्या बोला भैया पीछे वाले? कस्टम ड्यूटी क्या नहीं करूंगी? माफ नहीं करूंगी। पता है क्यों? कस्टम ड्यूटी माफ करूंगी, तू क्या करेगा?
फिनिश गुड्स बनाएगा, फिर भी तू इंडिया में बेच के मजा ले लेगा, है ना। लोग ये तो करेंगे, अबे हिंदुस्तान है भाई, यहाँ लॉ यहाँ लॉ बाद में आते हैं, पहले उसके लूप होल जुगाड़ आ जाते हैं, जुगाड़, समझते हो ना। ताई की भाषा में लूप होल, हिंदुस्तान वो देश है जहां लॉ बाद में आता है, उसके लूप होल पहले निकल जाते हैं। तो तुम तो ड्यूटी माफ करा लोगे और फिर क्या करना, फ्री ड्यूटी कहाँ बेच देना, इंडिया में बेच देना। तो यहाँ टैक्स भी मर गया और गुड्स तुमने फ्री में बेच दिया, मतलब कम सस्ते में बेच दिया, है ना। यही बात गुरु पिक्चर में दिखाई गई है। गुरु पिक्चर जो मैंने कहा था देख लेना, है ना। धीरू भाई अंबानी के ऊपर भेज दे, वो इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं बोलते, उसमें धीरू भाई अंबानी का जो कैरेक्टर दिखाया गुरु, वो भी यही करता है, सामान लेता है, इंपोर्ट ड्यूटी माफ कराता है। वो पिक्चर देख के पता लग जाएगा। इंपोर्ट ड्यूटी तो माफ हो जाएगी ना, कि भाई मैंने इंपोर्ट किया तो इंपोर्ट ड्यूटी नहीं दूंगा, लॉ है। तो ताई ने बोला अगर इंपोर्ट ड्यूटी माफ करके फिर तू सामान को कहां बेच, विदेश में बेच। तो विदेश में बेचने की बजाय इंडिया में सस्ता कर देता है। भाई मैंने कपड़ा लिया, कपड़े का बिजनेस दिखाते हैं ना धीरू भाई अंबानी का। हाँ दीदी वही तो कह रहा हूँ तुमसे, वही तो सुनो। ताई ने बोला जो तुम इंपोर्ट करोगे उसकी इंपोर्ट ड्यूटी माफ कर दूंगी अगर वो सामान तुमने क्या किया, नेपाल भेजा। अब सुनना ध्यान से, मैंने इंपोर्ट कपड़ा लिया, उस पर इंपोर्ट ड्यूटी 10 करोड़ की माफ करा के ये लिख दिया कि मैं इसे नेपाल भेजूंगा, है ना। नहीं भेज रहा नेपाल, जुगाड़ करके, सेटिंग करके, है ना, रिश्वत खिला के या कुछ भी करके नहीं भेज रहा नेपाल। अब वो जो सामान तुम्हें मिल रहा है 110 करोड़ का, मुझे कितने का मिल रहा है, 100 करोड़ का। इंडियन मार्केट में तुम महंगा बेचोगी, मैं सस्ता बेचूंगा, तो कौन खरीदेगा, सस्ता खरीदेंगे लोग, वही सफेदी वही जहाज। तो इसमें दिखाया कि रिलायंस भी इस तरह के जुगाड़ किया करता था टैक्सेस बचाने के लिए और माल को सस्ता करने के लिए। अब तुम ईमानदार हो, तुम तो कहते हो भैया हम तो जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो नेपाल नहीं भेजेंगे जी, हम तो खुद ही रखेंगे। तो ताई कह रही है 110 का पड़ेगा दे इंपोर्ट ड्यूटी। मैं कह रहा हूं मैं तो नेपाल भेजूंगा, तो ताई कह रही है ठीक है तुम्हारा 100 करोड़ का पड़ेगा इंपोर्ट ड्यूटी माफ। जब ताई ने ये चीज पकड़ी तो ताई ने बोला इंपोर्ट करते ही माफ नहीं करूंगी, पहले तू बेच, क्या कर, पहले प्रूफ कर यू हैव सोल्ड द गुड्स टू नेपाल एट 100 करोड़। कितने में बेच, 100 करोड़ में लेट से। तुझे पड़ा कितने का था वो, 110 का। सोल्ड करने के बाद रिफंड ले ले, किसका, रिफंड ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी 10 करोड़। अरे तो मैं समझा रहा हूं ना, प्रॉफिट लगा के ही तो बेचोगे आगे, ये तो मैं समझा रहा हूं तुम्हें, वो फिगर मैच हो जाता है। अब ताई ने इस प्यार को पता क्या नाम दिया, ड्यूटी ड्रॉबैक। क्या नाम दिया बाबू, इट इज कॉल्ड ड्यूटी ड्रॉबैक। हिंदी में जो इंपोर्ट ड्यूटी मैंने रॉ मटेरियल इंपोर्ट करने पर पे की थी, उस इंपोर्ट ड्यूटी का मुझे रिफंड मिल जाएगा जब मैं वही सामान या तो एज इट इज एक्सपोर्ट कर दूंगा या फिर उससे फिनिश गुड्स बना के किसी भी कंट्री को एक्सपोर्ट कर दूंगा, जरूरी नहीं नेपाल हो, कोई और भी कंट्री हो जाए, समझ गए। अब खेल असली शुरू होता है यहां। ताई ने बोला भाई तेरे सामान को सस्ता करने के लिए तुझे ड्यूटी ड्रॉबैक तो मैंने दे दिया, तूने कितने का बेच दिया नेपाल को, 100 का ही, बराबर कहां पहुंच गया, सस्ता कहां पहुंच गया, चाइना से। लेकिन जो मैं तुझे ड्यूटी ड्रॉबैक दे रही हूं ना 10 करोड़ की, हाँ वो तेरी इनकम मानूंगी। ये दीदी गुस्सा कर रही है, फाइनेंस मिनिस्टर बन के सारे लॉ बदल देना। ताई ने बोला ड्यूटी ड्रॉबैक इज टैक्सेबल, 10 करोड़ इज टैक्सेबल अंडर द हेड, ये तुम्हारी इनकम है। ताई कह रही है एक तो मदद कर रही हूं कि चाइना, अच्छा चाइना सस्ता नहीं हो रहा माल, तुम्हारा सामान बिके ना बिके नेपाल को, इससे देश के फाइनेंस मिनिस्टर को क्या लेना देना, बात समझ में आई ना, समझ रहे भाई, उसको देश के फाइनेंस मिनिस्टर को क्या लेना देना, देश के फाइनेंस मिनिस्टर को एक चीज से लेना देना, इंपोर्ट किया, टैक्स आ गया इंपोर्ट ड्यूटी के नाम से, अब तू जिए मरे तेरा बिजनेस चले ना चले हमें को मतलब नहीं है कि नहीं बात। अब भाई तुमने मान लो एप्पल आईफोन मंगा लिया अमेरिका से,
इंपोर्ट ड्यूटी दे दी, तुम्हारे बिके ना बिके, आईफोन 10 पड़ा तुम्हारा कई सालों से, ताई को इससे मतलब है क्या? लेकिन ताई ने जब इंपोर्ट कराया होगा ताई ने ड्यूटी ले ली होगी, ताई ने कहा तेरा सामान बिके ना बिके मुझसे क्या मतलब। यहाँ ताई कम से कम मेहरबानी तो कर रही है, रिफंड तो देने को तैयार हो रही है, और ताई कह रही है इनकम ही तो मान रही हूँ तेरी। कौन सा समझ में आया पहला? अगली लड़ाई पाकिस्तान से, टाटा टी वाली बात सुनना ध्यान। यहां भाई दार्जिलिंग, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में, पहले सुन लो फिर नोट करना दोनों चीज, दोनों कॉन्सेप्ट एक साथ। दार्जिलिंग में चाय के बाग है टाटा वालों के, ठीक है। अब टाटा वाले इस चाय को कर रहे हैं भाई एक्सपोर्ट। हम तो कवाड़ा चाय पीते हैं, नेट पे सर्च करना, एक प्याली नीता अंबानी की चाय कितने रुपए की है? 2 लाख रुपए का एक कप है उनका। वो रोज सुबह 2 लाख रुपए की चाय पीती हैं। तो हम तो उनका चूरा भी नहीं पी रहे, हम जो चाय पी रहे हैं 300 400 500 रुपए किलो वाली, हम तो चूरा भी नहीं पी रहे। वो एक कप ही अगर 1-1.5 लाख रुपए का, तो सोचो कई करोड़ रुपए किलो की तो चाय होगी वो, है ना। अब चाय की बात आई तो चाय हम तो पी रहे हैं भाई सस्ती वाली बेकार वाली चाय। तो जो हमारे जेब से बाहर की चाय है, ऐसा नहीं वो इंडिया में उगती नहीं है, वो होती है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट। अब मान लो एक चाय जो $500 में बिकती हो, तो 500 × 80 कर दो, इंडिया में तो 1 लाख रुपए किलो की चाय के बराबर की होगी वो, हाँ वो है ना। अब बताओ वो हो रही है एक्सपोर्ट। अब एक्सपोर्ट जब हो रही है चाय, तो चाय कौन एक्सपोर्ट कर रहा है बाबू? टाटा टी। कौन एक्सपोर्ट कर रहा है ना? बोलो बात समझ में आ रही है? अब सुनना ध्यान से, गजब की बात, टाटा टी एक्सपोर्ट कर रहा है, मान लो सेम फिगर ले रहा हूं 100 करोड़ का। पाकिस्तान वाले कह रहे हैं सेम चाय हमारे यहाँ भी उगती है, हमारे यहाँ भी चाय की पैदावार बढ़िया होती है, हम सेम चाय को एक्सपोर्ट करते हैं 90 करोड़ में, ठीक है। अब जो खरीद रहा है बाबू, वो क्या बोल रहा है? वही सफेदी वही जा, अगर कम दाम में तो ये ले, तो भैया वही सफेदी वही जा, वो कम दाम में बिक रहा है, टाटा टी को नुकसान हो रहा है। सुनने ध्यान से, क्या हो रहा है? टाटा टी को नुकसान हो रहा है, ठीक है। अब इस नुकसान को कैसे बचाया जाए? अब इस नुकसान को बाबू कैसे बचाया जाए? बोल मत लेना दीदी, बतियाने में लग रही हो। कैसे बचाऊं नुकसान को? तो हमारी सरकार ने बचाया, टाटा टी नहीं बचा सकता सस्ती बेच के। टाटा टी कह रहा है अगर 90 करोड़ बेचेंगे तो लॉस हो जाएगा, और ये एट कॉस्ट पे आएंगे, तो फिर कमाएंगे क्या, है ना। तो टाटा टी की ये बात जब पहुंची फाइनेंस मिनिस्टर के पास, तो टाटा टी को फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला चिंता मत करो, 2-4 दिन का खेल है इनका, अपने आप खत्म हो जाएंगे, है ना। ये सिर्फ हमसे मजे लेने के लिए, हमें क्या करने के लिए कर रहे हैं? सस्ता बेच रहे हैं, कॉस्टिंग इनकी भी उतनी है, और हमसे बढ़िया टेक्नोलॉजी कहां से ले आएंगे ये? तो ताई ने बोला चलो एक काम करते हैं आपके लिए, एक्सपोर्ट कोट कर दो 85 करोड़ कर दो कोट। तो टाटा वाले कह रहे हैं मरवाओगे? 85 करोड़ बंद हो जाएंगे 2-3 साल में, कॉस्टिंग से भी नीचे। अरे करो तो भाई। उन्होंने कोट कर दी और कहा एक्सपोर्ट कोट करने के बाद तुम्हारे P&L के क्रेडिट साइड में आ रहा है क्या? सेल कितनी? 85 करोड़। अभी भी कितने का नुकसान है? 15 का। तो ताई ने बोला 15 हमसे ले लो। तो यहां लिखा सब्सिडरी फॉर एक्सपोर्ट, कितने? 15 करोड़। तो ताई ने ये माना जो सब्सिडरी फॉर एक्सपोर्ट है ना, निकम्मो, ये क्या नहीं है? एग्जेम्प्ट नहीं है, ये पीजीबीपी की इनकम है। और बिल्कुल लॉजिकल बात है, अगर तुम ये 100 की बेचते हो तो सेल्स कितनी लिखते? 100। तो ताई ने बोला सेल्स 85 लिख, एक्सपोर्ट सब्सिडरी 15 लिख, तेरी सेल्स तो फिर भी 100 ही हुई ना। तो एक्सपोर्ट सब्सिडरी गिवन बाय द गवर्नमेंट इज ऑल्सो टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल। टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। समझ गए? बच्चा ही गलती करता है।
बच्चे की खोपड़ी में ये होता है सब्सिडी तो माफ होती है, सारी सब्सिडी माफ नहीं होती है ना, कुछ सब्सिडी क्या होती है, टैक्सेबल होती है। इस प्यार को ताई ने क्या नाम दिया, कैश असिस्टेंस फॉर एक्सपोर्ट। तो ये भी टैक्सेबल इन पीजीबीपी, ये भी टैक्सेबल इन पीजीबीपी। अब ताई मदद कर रही है तो भी भाई दिक्कत, जब ताई मदद ना करे तो इसे दिक्कत। ताई कह रही देश की भी कुछ इज्जत रखनी। आखिरी बात, जर्नली, एक बात ध्यान रखना, जर्नली लाइसेंस किस हेड में जाएगा, गलत जवाब। हाँ, चांटा ना, चप्पल पहन के आया करूंगा मैं, जूते पहन के आया ना, चप्पल बजाऊं तुम्हारे में। अबे लाइसेंस असेट होती है, इंटेंजिबल असेट, सेक्शन 55 ऑफ कैपिटल गेन। लाइसेंस तो जनरली लाइसेंस कहाँ जाता है, टैक्सेबल इन, लेकिन ताई ने एक इसका एक्सेप्शन बनाया है, एक लाइसेंस जो कैपिटल गेन में नहीं जाएगा, कहां जाएगा, पीजी में जाएगा, और वो है इंपोर्ट लाइसेंस। इंपोर्ट लाइसेंस की सेल करोगे तो टैक्सेबल होगा पीजी। समझ गए तीनों कॉन्सेप्ट, है ना। तो एक एक्सेप्शन बनाया है, या कह दो कि एक लूप होल है, कमी है, ये एक लॉ में कमी है जो कॉन्सेप्चुअल कमी कही जा सकती है। वैसे तो आप कहते हो लाइसेंस अगर बेचोगे तो पीजी में नहीं जाना चाहिए, कहां जाना चाहिए, कैपिटल गेन, क्योंकि लाइसेंस एसेट्स है। हाँ हाँ वही सब, हाँ हाँ, तो ये लूप होल है कि तुमने इंपोर्ट लाइसेंस को कहां रख दिया, पीजी। क्या करें, पर वो एसेट्स है ना एक्चुअली, ठीक है। अगली बात देखो, ये पॉइंट तुमने पढ़ लिया 3। अब सुनेंगे ध्यान से, बहुत मजेदार बात। अब तुम में से जो बालक पास हो गए, सारे बालक जैसे पास हो गए, पास होने के बाद तुम मिठाई लेके आए कोचिंग में, और एक बालक कह रहे कोचिंग में नहीं आ रहा, घर पे मिठाई दूंगा। गद्दार नहीं है वो, कह रहा गद्दार है, कह रहे सर कोचिंग में आऊंगा तो घर पे मिल जाओ ना, घर पे मिल जाओ, घर पे मिठाई दे दी। दोनों में खेल बदल गया, जो तुमने मुझे घर में मिठाई दे दी वो हो गया गिफ्ट, और वो उसका ट्रीटमेंट कहाँ होगा, अदर सोर्स में। और खतरनाक बात, अगर तुमने मुझे कोचिंग में आके मिठाई दी और तुमने ये बोला इसलिए मिठाई दे रहे हैं क्योंकि आपकी वजह से हम पास हो गए, आपसे पढ़ के पास हो गए, तो ताई ने बोला दिस perquisites, this facility is because of the business। तो ताई मुझे अदर सोर्स की जगह पीजी में घसीटेगी। खतरनाक बात है, सोचो, तुमने मुझे पास होने की मिठाई दी घर पर, तुमने बोला सर पास छोड़ो, मैं पास हो गया, मैं खुश हूं आपकी वजह से, आपने कुछ किया हो ना किया हो, मैं नहीं किया जो किया है, पर मैं क्योंकि आपको मिठाई देना चाहता हूं। तो यहां भाई डमरू बज रहा किस बात का, कि आपकी वजह से कुछ नहीं है, मैं अपनी मेहनत से पास हूं। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है भाई, बच्चा अपनी वजह से पास होता है, टीचर की वजह से पास होता तो सारे पास होने चाहिए थे। लेकिन दूसरा वाला खतरनाक नहीं ना, दूसरा वाला कह रहा है ना आपने पढ़ाया इसलिए पास हो, तो आपकी पढ़ाई की वजह से आपको मैं ये मिठाई दे रहा हूं। खेल बदल गया, इसलिए एग्जाम्पल ये लिखा है। जॉली एलएलबी ने केस जितवाया और कंपनी ने बोला कि भाई तुमने हमारा केस जितवाया, हमारी तरफ से तुम्हें फ्री ट्रेवल। तो ये 50,000 रुपए एडवोकेट की प्रोफेशनल इनकम मान के टैक्सेबल इन पीजीबीपी होगा। समझ रहे हो बात को, क्योंकि बिजनेस की वजह से, क्योंकि ये मजा किसकी वजह से मिल रहा है, बस लपेटे गए, है ना। गलत बात क्या है, गलत बात बिल्कुल है। प्रैक्टिकली वकील साहब क्या बोलेंगे, बिजनेस की वजह से मत दो, छोड़ो, मैंने केस जितवाया, दिवाली पे आके वाउचर दे जाना, बर्थडे पे दे देना,
गिफ्ट अदर सोर्स में जाएगा, अदर सोर्स में सुबह दोपहर जॉब करो टैक्सेबल है, बाकी तो है नहीं। भूल गए सुबह दोपहर जॉब करो वाले ऐसे टैक्सेबल होती है कि नहीं बात? तो फर्क है कि नहीं है? ये फर्क है। अब मैं कह रहा हूं हाँ पर सारे नहीं है ना, पढ़ मत ली, सारे नहीं, सुबह दोपहर जॉब करो तो टैक्सेबल है बस। तो बस अब ये बताओ, अब यही गिफ्ट मुझे कहां मिल जाए, एनिवर्सरी मिल जाए तो बच जाऊंगा, और ये गिफ्ट बिजनेस की वजह से मिल रहा है तो फंस जाऊंगा। तो इसलिए एग्जाम में पढ़ लेना कि बिजनेस की वजह से मिल रहा है या पर्सनल लेवल पे मिल रहा है। ठीक है, ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं सैलरी में, इसलिए दोबारा पढ़ाने की जरूरत है नहीं। इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन पार्टनर को जो मिलता है कहां जाएगा, कहां जाएगा? पीजीपी सैलरी, पीजीबीपी जाएगा। रीजन, कोई भी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है। याद आई बात? बोलो रे। ठीक है, ये वाली बात भी हम पहले पढ़ चुके हैं। कीमैन इंश्योरेंस अदर सोर्स में पढ़ाया था। गब्बर के लिए सांभा, सांभा की मृत्यु और एक्सीडेंट होने के बाद अगर इंश्योरेंस का कुछ पैसा कंपनी को मिलता है तो कहां जाता है? पीजीबीपी। सांभा को मिलेगा तो कहां जाएगा? सैलरी। और सांभा की वजह मरने के बाद अगर उसके लीगल हेड्स को मिलेगा तो कहां जाएगा? अदर सोर्स। ये ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, इसको हम पेंडिंग रखते हैं क्योंकि ये हम जब पढ़ेंगे जब ये वाला सेक्शन तुम पढ़ोगे, है ना। अभी पढ़ाऊंगा वाली बात। ये बताओ, ये तुमने कहां पढ़ी बात? कसम है तुम्हें, मां भवानी गलत मत कर देना। इन्वेंट्री कन्वर्ट इनटू कैपिटल असेट्स। तो बप्पी लहरी थे 45(2). हाँ, तो ऑलरेडी डन विद सेक्शन 45(2) कैपिटल गेन। जब मैंने कहा था कि ये चीज तुम्हें लिखी मिलेगी, है ना, लेकिन वहां मत पढ़ना, कैपिटल गेन में ही पढ़ना। तो ये वाला लॉ पूरा मैंने कैपिटल गेन में पढ़ा रखा है ना, 45(2) के बाद कि बप्पी लहरी अपनी एसेट को दुकान पे ले गए या फिर दुकान से अपनी एसेट को घर पे ले गए। तो स्टॉक इन ट्रेड को घर पे ले गए, इसके क्वेश्चन के साथ हमने वहां किया। तो यहां मत पढ़ना, कहां पढ़ना? तो यहां चाहे काट सकते हो क्योंकि हमने वहां ये पढ़ ली है बात। ठीक है, अगली बात ये वाली। तुमने एक प्रोडक्ट अभी अभी लॉन्च हुआ है, वो पिया भी होगा, कैंपा कोला। मतलब ऐसा नहीं हो कई साल हो गए। कैंपा किसका प्रोडक्ट हो गया? वो रिलायंस का। ये कैंपा रिलायंस का प्रोडक्ट है, लेकिन ये कोका कोला और पेप्सी के आने से पहले इंडियन ही प्रोडक्ट था। कैंपा, सिट्रा, हाँ पुराने प्रोडक्ट है ये, तुम नहीं जानते, पापा बताते हैं मेरे। ये देखो ऐसा। अब ये सिट्रा को आजकल बोल देते हैं ये वो स्प्राइट, है ना। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट थे इंडिया में जो इंडियन प्रोडक्ट थे, उन्हें विदेशी लोग खा गए। तो जब विदेशी लोग कोका कोला इंडिया में आया तो कोका कोला ने कैंपा कोला को ये बोला, फिर वही चला कि भाई विदेशी लोग आएंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी बनेगी, फिर हमें गुलाम बना लेंगे। तो जब 1991 में ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी हुई तो कैंपा कोला को ये कहा गया कोक के द्वारा कि तुम अपना बिजनेस मेट्रो सिटी में मत करो। मतलब मेट्रो सिटी हमारी दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, ये सब चीजें हमारी, और बैकवर्ड या थोड़े से बैकवर्ड एरिया तुम्हारे। ठीक है, और कैंपा कोला को इसका बहुत ही मोटा पैसा दिया गया बाबू, पैसा दिया गया। वाइंड अप योर बिजनेस फ्रॉम दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, बेंगलुरु, हैदराबाद, है ना, और अपना बिजनेस कहीं और कर लो।
जैसे वो कहने लगे दिल्ली में मत करो, गाजियाबाद नोएडा यहाँ कर लो अपना बिजनेस, दिल्ली की टेरिटरी छोड़ दो, ठीक है, बरेली कर लो भाई, समझ रहे हो, चंडीगढ़ छोड़ दो लेकिन भटिंडा कर लो, समझ रहे बात को, जहाँ जहाँ तुम लोग रहते हो उस हिसाब से सोच लो, है ना, कि वहाँ की सिटी। अब इसके लिए कैंपा कोला वाले मान गए, ठीक है, हम अपना बिजनेस वाइंड अप कर रहे हैं, हाँ, नहीं खा जाते हैं वो, बड़ी गलती भी नहीं थी, अगर तुम उनसे कम्पीट करते तो भी खा जाते। कैंपा कोला का कोई ऐड आ रहा है तो छोटा मोटा आ रहा है, और पेप्सी और कोक का ऐड कर रहा है आमिर खान, समझ में ये बात, तो तुम क्या खरीदोगे, जो आमिर खान कह रहा है और सेम रेट पे कह रहा है कि 5 रुपए की कोक 5 रुपए की कैंपा, तो क्या कोका कोला खरीदोगे तुम, समझ रहे ना बात को। दिमाग में इंटरनेशनल ब्रांड भी तो बनता है ना, ब्रांड भी तो बनता है दिमाग में, है ना, कि एडिबास खरीदो एडिडास खरीदो, रेट सेम हो तो एडिडास खरीदोगे ना, एडिबास क्यों खरीदोगे। तो अब जो पैसा देखो ताई कितनी खतरनाक है, एक तो बिजनेस बंद करवा दिया कैंपा का, और फिर कह रही है जो कैंपा को पैसा मिलेगा उसे हम बोलेंगे नॉट कैरिंग आउट एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस, और ये टैक्सेबल होगा पीजीपी। मान लो कैंपा कोला को 1000 करोड़ रुपए दे दिए दिल्ली छोड़ने के, तो 1000 करोड़ रुपए कैंपा की पीजीपी की इनकम मानी जाएगी, क्रेडिट में लिख दियो, और नहीं लिखा होगा तो लिख दे, नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा, है कि नहीं बात। ऐसे ही एक और चीज होती है नॉट शेयरिंग नो हाउ। अब जैसे पराग सर ने मुझे बोला, ये ऑफर दिया, पराग सर ने बोला सर आपकी ये टेक्स्ट की किताब आ गई रंग बिरंगी, है ना, बच्चों को मजा आ रहा पढ़ने में, है ना, कलर वर्ड देखते तो पता लगता है कि हाँ भाई जो कलरिंग कर रखी है सर ने वो इंपॉर्टेंट बात है वो पढ़नी है। ऐसी फाउंडेशन की लॉ रंग बिरंगे, और आई से की काली पीली, तो उन्होंने लगा यार ये वाली बढ़िया रंग बिरंगी में फोटो वोटो लग रही मजा भी आता है। तो सर ने बोला कि सर अपनी जो किताब है ना किसी और कोचिंग में मत देना, है ना। मैंने कहा देखो सर नोएडा में पढ़ा रहा हूँ, कल को मुझे ऑफर आया दिल्ली से तो कोई दिक्कत थोड़ी है आपको, नोएडा में तो नहीं पढ़ाना ना। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है नोएडा में पढ़ाने के साथ साथ दिल्ली चले जाओ पढ़ाने, लेकिन ये किताब नहीं दोगे आप, दिल्ली की कोचिंग बोलना, अपनी जो तुम्हारी खुद की किताब है ना उसी से पढ़ाऊंगा, इससे नहीं पढ़ाऊंगा अपनी किताब से, चाहे वो तुम्हारी किताब को जानते हो। मैंने कहा ये क्या मजा, ये कोई बात हुई सर, मजा तो ये है ना जब मैंने खुद डिजाइन किया तो मुझे पता है मुझे कैसे कैसे पढ़ाना और किस पेज पे क्या लिखा है। तो सर ने कहा पैसा बोलो, पैसा बोलो, किताब ना शेयर करने का पैसा बोलो। किताब के ऊपर फ्रंट पे आरकेजी लिखा होना चाहिए, जिस भी बच्चे के पास जाएगी, दूसरी कोचिंग का नाम नहीं लिखा होना चाहिए, लिखा है ना आरकेजी बस। सर ने मान लो पैसे दे दिए मुझे, सर ने कहा चलो 5 लाख ले लो बात खत्म करो, है ना। वैसे तो कुछ भी पैसे तो कुछ भी नहीं लिए मैंने ठीक है, लेकिन मैंने बोला चलो 5 लाख रुपए ले लो कोई बात नहीं। सर ने बोला 5 लाख ले लो, तो ताई ने बोला ये 5 लाख भी पीजीवीपी की इनकम है आपकी। नॉट शेयरिंग कॉपीराइट, नॉट शेयरिंग पेटेंट नो हाउ, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी, कमर्शियल राइट, तो ये सम रिसीव्ड, ये पीजीपी की इनकम मानेंगे। ये मत सोचो ना कि मैं अपना कॉपीराइट शेयर नहीं कर रहा किसी और से तो तुम मुझे कैपिटल गेन में ले जाओगे, ना बाबू ना, होश में पढ़ लेना, है ना। मैंने अपना कॉपीराइट बेचा नहीं है, मैंने ये बोला है कि कॉपीराइट में शेयर नहीं करूंगा किसी और के साथ, है मेरे नाम पे, शेयर आपसे करूंगा बस। किताब आपकी कोचिंग आरकेजी के नाम से छपेगी। पबजी में ले आया भाई मुझे ताई हमारी, बोलो भाई समझ में आ गई बात। ये था तुम्हारा धारा 28, और धारा 28 बड़ी गजब की बात बोलती है, इनमें से कोई भी इनकम अगर आपको मिल रही है, ओ भाई इनमें से कोई भी इनकम अगर आपको मिल रही है तो जरूरी नहीं है कि आपका बिजनेस जिंदा हो, समझ रहे हो। बिजनेस बंद करने के, सुन नहीं रही बात, अरे बतिया रहे दोनों, सुन नहीं रहे। इनमें से अगर कोई भी चीज, कोई भी इनकम आपको मिल रही है और आपका बिजनेस जिंदा नहीं था तो भी वो किस हेड में जाएगी, पीजीबीपी में ही जाएगी, समझो। फॉर एग्जांपल ड्यूटी ड्रॉबैक की बात करते हैं, चलो ड्यूटी ड्रॉबैक तुमने कहा एक्सपोर्ट कर दिया मैंने, लाओ ताई ड्यूटी ड्रॉबैक निकालो। अब सरकारी काम है टालते रहते हैं, तुमने फिर सोचा यार साला इंपोर्ट का बिजनेस ही बेकार है यार, है ना, बहुत स्ट्रेस है, ये ड्यूटी वो ड्यूटी, कस्टम में पकड़ लेते हैं, तुमने इंपोर्ट करना बंद कर दिया, लेकिन ड्यूटी ड्रॉबैक जिंदा थी। तो ताई ने बोला जब भी तुझे ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगी
तेरा इंपोर्ट का बिजनेस बंद भी हो गया होगा तो भी वो किस हेड की इनकम मानूंगी? पीजीबीपी। बोलो, अरे बोल रहे भाई, बतिया रहे पीछे। नहीं है, मैं एम्प्लॉय थोड़ी हूँ यहाँ। तो फिर मामला सब सैलरी में जाता। हाँ, तब भी आपने मान लो आप एम्प्लॉय होते हैं और बुक आपने बनाई होती है, फिर तो वो एम्प्लॉयर से उसकी वो ले रहा होता ना, सैलरी वगैरह टाइप परक्यूजिट से आप कुछ अलाउंस ले रहा होता। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे बाद में, भी पेंडिंग रखते हैं। एक्सेप्शन जब पढ़ेंगे, जब हम इनके टॉपिक पढ़ेंगे, है ना, जब ये वाला सेक्शन पढ़ेंगे, समझ में आएगी बात कि ये सारी चीजें कहाँ जाती हैं, पीजीबीपी में ही टैक्सेबल होती हैं, समझ जाओगे ना इसमें, राइट। और इसमें क्या लिखा है कि अगर कोई भी इनकम आपकी है तो पीजीबीपी में क्या होना चाहिए, पीजीबीपी जिंदा होना चाहिए, चाहे वो पूरे साल ना चल रहा हो, पर उस साल आपका बिजनेस क्या होना चाहिए, जिंदा होना चाहिए। इसमें क्या है, एक्सेप्शन का मतलब क्या है, बिजनेस बंद भी है, स्टिल टैक्सेबल इन पीजीबीपी। अब जितना पढ़ लिया, एक छोटा सा नजराना देखते हैं, क्वेश्चन 109 सॉल्व करेंगे तो तुम्हें पता लगेगा पीजीबीपी क्वेश्चन कैसे आते हैं। मैं ही सॉल्व कर, पहला क्वेश्चन है मैं ही सॉल्व करा रहा हूं। पहले मैं तुम्हें इस क्वेश्चन को कराता हूं ट्रेडिशनल, जो तुम्हारे घुटनों में पहुंच जाए, फिर मैं कराऊंगा पीजीबीपी के हिसाब से। पहले करते हैं पीएनएल के हिसाब से कि अकाउंट्स वाले भैया कैसे कराते हैं। सुन लो ध्यान से कैसे करना है, होश में सुनना ध्यान से, क्योंकि पूरा का पूरा पीजीबीपी इसी क्वेश्चन पे बेस्ड है, इसी फॉर्मेटिंग पे बेस्ड है। तो तुम समझ जाओगे कि आने वाली चीजों में जब मैं अलाउ डिसअलाउ बोलूंगा तो तुम्हें बात खोपड़ी में समझ में आ जाएगी बात। मुझे बताओ नेट प्रॉफिट कितना है कंपनी का, 20 लाख। इनकम मतलब नेट प्रॉफिट, तो मैंने लिखा मेरा नेट प्रॉफिट है 20 लाख। ताई कह रही है इसमें कुछ क्या करूंगी, जुगाड़ पानी करूंगी, इसमें कुछ एडजस्टमेंट करूंगी मेरे एक्ट के हिसाब से। ये नेट प्रॉफिट पता है किसके हिसाब से होता है बाबू, किसके हिसाब से होता है, अकाउंट्स वाले भैया के हिसाब से। ताई कह रही है मेरे हिसाब से तू अलग करेगा जुगाड़। अब देखो क्वेश्चन कैसा आएगा, ऐसा आएगा, कंपनी ने यहां पे लिख रखा है, पहले इधर देखो स्क्रीन पर, ओपनिंग स्टॉक, भाई स्क्रीन पर देखो, ओपनिंग स्टॉक लिख रखा है कितना, 33 लाख। ये सब हमारे अकाउंट्स वाले भैया ने करके दिया है, ठीक है। 33 लाख लिख रखा है अकाउंट्स वाले भैया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से ओके। स्टॉक इन ट्रेड पे कौन सा एस लगता है, 1 या 2 है ना, तो एस 2 के हिसाब से 33 लाख आना चाहिए। अकाउंट्स वाले भैया कोई गलती नहीं है इसमें, उनके हिसाब से क्या है, ओवर वैल्यूड है। ताई कह रही है वहां चलता होगा, यहां ना चलता, यहां रिवैल्यूएशन नहीं होता, है ना। अब मुझे बताओ अगर ये ओवर वैल्यूड है 10% से, तो 33 लाख कितने परसेंट के बराबर हुआ बाबू, तो अब मैं बिल्कुल बच्चों वाले हिसाब से बता रहा हूं। अगर 110% कितने के बराबर है, 33 लाख के बराबर है, तो यहां आना कितना चाहिए, 100%, 30 लाख आना चाहिए। तो कितना नहीं आना चाहिए, 10%। तो मुझे बताओ 10% कितना हुआ, 33 डिवाइड बाय 110 इंटू 10, कितना आया बाबू, 3 लाख आया। अब सुनना सबसे खतरनाक बात जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, क्वेश्चन में यही लिखा मिलेगा। मुझे कितने डिलीट करने, कहां से डिलीट कर रहा हूं, डेबिट साइड से क्रेडिट साइड से। अगर मैं इसमें से 3 लाख डिलीट करूंगा तो 33 तो वहीं रखे रह जाएंगे भाई, 33 तो वहीं रखे रह जाएंगे ना। कितने डिलीट कर रहा हूं मैं, 3। ये 3 लाख डिलीट करने से बताओ नेट प्रॉफिट क्या होगा, तो क्या करूं, 3 लाख को नेट प्रॉफिट में ऐड कर दो, ये है पीजीबीपी। अब मैं क्या करूंगा, अभी फॉर्मेट से कराऊंगा, पहले लिख दो, इसमें क्या लिख दूं, ओवर वैल्यूड न्यूट्रलाइज ऐसे करके लिख देंगे, कितने रुपए ऐड कर दूं, पहली एडजस्टमेंट हो गई। दूसरी देखो क्या लिखी है,
ड्यूटी ड्रॉबैक मिला 7 लाख रुपए, ये अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ। अब होश में सुनो, एक ऐसा मेहमान जो आना चाहिए लेकिन आया नहीं है, बुआ है ये बुआ, ऐसा मेहमान जो आना चाहिए आया नहीं है, क्या करूं? बताओ किस सेक्शन ने बोला है ड्यूटी ड्रॉबैक आना चाहिए पीएनएल में? तो सेक्शन 28 के हिसाब से ड्यूटी ड्रॉबैक पीएनएल में आनी चाहिए पर आई नहीं है, तो क्या करूं? तो अब मैं यहां पे इनकम, ड्यूटी ड्रॉबैक तो इनकम है ना, 28 क्या बोलता है ड्यूटी ड्रॉबैक क्या है? इनकम को इंसर्ट कर रहा हूं 7 लाख रुपए। अगर मैंने इनकम को 7 लाख रुपए इंसर्ट किया तो बताओ प्रॉफिट बढ़ेगा घटेगा? तो ऐड कर देता हूं ड्यूटी ड्रॉबैक 7 लाख। तीसरी एडजस्टमेंट, आखिरी एडजस्टमेंट, कंपनी के पास इंपोर्ट लाइसेंस है और इंपोर्ट लाइसेंस उन्होंने प्रॉफिट पे बेच दिया 3 लाख पर, लेकिन ये इंपोर्ट लाइसेंस में पीजीबीपी में अभी तक लाया नहीं। तो इंपोर्ट लाइसेंस अभी कहां पड़ा? 28 में, पीजीबीपी में आता है ना। बोलो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस, ये रही बात बाबू। लेकिन क्या मैं पीजीबीपी में लेके आया? क्या करूं? अगर मैं यहां पे 3 लाख डालूंगा तो क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस 3 लाख ऐड कर दिया। अब बताओ मेरा नेट प्रॉफिट कितना हुआ? कितना? और अकाउंट्स वाले भैया के हिसाब से कितना था? टाई के हिसाब से कितना हुआ? टाई ने का निकाल 33 पे टैक्स, 20 पे ना 33 पे देगा, 20 पे नहीं 33 पे देगा टू टैक्स। ये है पीजीपी का खेल। वहां प्रॉफिट कम आता है, टाई यहां क्या करेगी? प्रॉफिट ज्यादा करेगी, और मैं क्या करूंगा? प्रॉफिट घटाऊंगा। यही झगड़ा है, समझ गए? अब इसको कैसे लिखेंगे भैया? लो अब मैं पीजीपी के फॉर्मेट में लिखता हूं। दीदी होश में ना हो तुम आज इतने ही, ये फॉर्मेट में लिख देता हूं। प्रॉफिट एज पर पीएनएल 20 लाख, 2 हेडिंग बनानी है। क्या ऐड करूंगा? इनकम अलाउड ऐड होती है या फिर एक्सपेंस डिसअलाउ ऐड होता है? क्या लेस होता है? इनकम डिसअलाउ करता हूं तो प्रॉफिट घटेगा या फिर एक्सपेंस अलाउ होगा तो घटेगा। अपने क्वेश्चन में पहली हमने क्या किया? पहले एक्सपेंस डिलीट किया। कौन सा डिलीट किया? ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड को डिलीट किया। हाँ एक्सपेंस डिसअलाउ, यस। ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू कितना? दूसरा इनकम इंसर्ट करी, कौन सी? ड्यूटी ड्रॉबैक। तीसरा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्रॉफिट ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस कितना? यहां इसका कोई भी नहीं था तो यहां नील लिख दिया। आंसर क्या होगा? इनकम अंडर द हेड, टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड, खत्म खेल। अभी एक सेक्शन की एडजस्टमेंट है, ऐसे कई सारे सेक्शन पढ़ने हैं। बस पढ़ के ये खोपड़ी में डाल देना है कि अलाउड करना है या डिसअलाउड कर देना है। समझ गए भाई? मजा आया कि नहीं आया? अब पता नहीं बच्चों को पीजीपी से पता नहीं क्यों डर लगता है। मेरा जब मैं पढ़ता था तो मेरा सबसे फेवरेट था। मुझे सैलरी में ज़्यादा खोपड़ी घूमती थी और कैपिटल गेन में। मुझे अदर सोर्स हाउस प्रॉपर्टी पीजीपी में बिल्कुल भी खोपड़ी नहीं घूमती थी। लेकिन 99% 90% बच्चों को लगता है भाई पीजीबीपी में तो खोपड़ी चल गई हमारी। अब सुनना अगली बात, ये रहा भाई, यही तो फॉर्मेट है भैया, यही तो फॉर्मेट लिखवा है। बोलो यही है ना फॉर्मेट? तो चाहे यहां से याद कर लो जो मैंने लिखवाया। अब असली कहानी शुरू होती है बाबू लोग खर्चों की। किसकी शुरू होती है?
खर्चे के। अब सुनना ध्यान से, अभी रुझान डेप्रिसिएशन नहीं पढ़ा ना, अभी जिस सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा ना उसी सीक्वेंस में तुम्हें रिवाइज करना है, क्योंकि वो सारे सेक्शन लिंक होंगे एक दूसरे से। सुनना ध्यान से, इस बिल्डिंग का किराया, इस बिल्डिंग की इंश्योरेंस, इस बिल्डिंग का रिपेयर, तुम आरकेजी के पीजीपी का खर्चा मानोगे या नहीं मानोगे? बोलो भाई, मानोगे ना? तो ताई ने कहा कि दिल पे मत लेना, ये क्लैरिफिकेटरी सेक्शन है। ताई ने कहा जिस बिल्डिंग में तुम अपना बिजनेस कर रहे हो उसका रेंट, इंश्योरेंस, रिपेयर, पीजीपी का खर्चा मैं मानूंगी, घबराओ मत मानो। तो आरकेजी के पीएनएल में यहां लिखा है रेंट ऑफ द बिल्डिंग 1 लाख, मान लो 10 लाख रुपए। क्या करूं इसका? क्या करूं? कुछ करना है? कुछ नहीं करना। इसमें पता कौन सा लॉ लगेगा? एक ऐसा खर्चा जो पीएनएल में आना चाहिए, और ताई ने कहा हाँ आना चाहिए, और वो आया हुआ है, तो क्या करना है? क्या करना है? कुछ नहीं करना। हाँ, मशीन, लैपटॉप, सिस्टम, मशीन, एसी मशीन, प्रोजेक्टर मशीन, ये सारी मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर आरकेजी बिजनेस का है ना। इसके ऊपर जो भी रिपेयर, इंश्योरेंस और डेप्थ जो होगा वो पीएनएल में आना चाहिए, क्योंकि ये बिजनेस का खर्चा है। तो ताई ने बोला मैं भी तो ये कह रही हूं आना चाहिए, मैं कब मना कर रही हूं। एक सेक्शन 31 बना दिया कि ये पीएनएल में आना चाहिए। अब इसको तुमसे 2 तरीके से पूछता हूं, ये रिपेयर पीएनएल में है 10 लाख की, क्या करूं? क्या करूं बहन, क्या करूं बताओ? कुछ नहीं करना। नीचे नोट में लिखा है, एडजस्टमेंट में लिखा है कि रिपेयर ऑफ मशीनरी 2 लाख रुपए, पर पीएनएल के डेबिट साइड में कहीं नहीं लिखा। एक ऐसा खर्चा जो ताई ने बोला 31 के हिसाब से आना चाहिए पर आया नहीं है, तो क्या करूंगा? डालने से क्या होगा? नेट प्रॉफिट घटेगा। समझ गए दोनों एडजस्टमेंट? एक खर्चा जो पीएनएल में आना चाहिए, ताई कह रही है आना चाहिए, 30 के हिसाब से आना चाहिए, 31 के हिसाब से आना चाहिए, आया हुआ है, क्या करूं? कुछ मत करना, कुछ मत करना। गोगा मत बन जाना, मेरा नाम है गोगा, कुछ आया हूं तो लेके जाऊंगा ना, गोगा मत बन जाना। एक ऐसा खर्चा ताई ने बोला 30 के हिसाब से आना चाहिए, 31 के हिसाब से आना चाहिए, और वो नहीं आया हुआ, पर एडजस्टमेंट में बता रखा है क्वेश्चन ने, तो क्या करूं? पीएनएल में डाल देना, खत्म बात। समझ गए एडजस्टमेंट कैसे आएगी एग्जाम में? ऐसे आएगी। ठीक है, अगले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। हूं मत करो, होश में आ जाओ। हाँ बता दूंगा अभी। अगला कॉन्सेप्ट सुनेंगे ध्यान से भाई, अभी नहीं कर रहा, 32 में पूरी क्लास लगेगी ना। अब सुनो ध्यान से, पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे फिर आगे मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। अब सुनना ध्यान से भाई, अभी बताऊंगा मैं, सुन लो इधर, सुनते हो नहीं बस भागे चल। पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, सेक्शन में समझ जाओ कि ताई ने ये बात कहां लिखी हो, लॉजिकल है इलॉजिकल है, ये पता लग जाएगी बात। अब सिंपल सी बात, 2 बातें। अब भाई मान लो आरकेजी बिजनेस, उन्होंने बोला कुछ टेक्निकल सर्विस लेंगे विदेश से। किससे लेंगे? तो विदेश में उन्हें मिला डेक्स्टर लेबोरेटरी। डेक्स्टर लेबोरेटरी देखा तुमने कभी बच्चों ने? भाई यार तुमने बच्चों में खराब कर दिया अपना भी। अरे ये वाला कार्टून नहीं देखा? ये हीरो अपना डेक्स्टर लेबोरेटरी, हाँ हाँ, एक्सपेरिमेंट करता था। इसकी बहन होती है, इसकी बहन सारे एक्सपेरिमेंट खराब कर देती है इसके, हाँ है ना। तो ये बेचारा परेशान रहता है, कह रहा है दीदी तुम मेरे सारे एक्सपेरिमेंट खराब कर देती हो। ठीक है, तो इसकी बहन सारे एक्सपेरिमेंट खराब करते हैं। डेक्स्टर लेबोरेटरी, हमने कहा भाई डेक्स्टर लेबोरेटरी इतना तगड़ा इंसान है भाई, कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट इससे हम अपनी कोचिंग के लिए भी कुछ डेवलपमेंट कराते हैं। तो भैया हमने क्या किया, डेक्स्टर लेबोरेटरी को पैसा देने के लिए बोला, और डेक्स्टर लेबोरेटरी हमें क्या देगा उसके बदले? टेक्निकल सर्विस दे रहा है। क्या सर्विस दे रहा है बाबू?
टेक्निकल सर्विस दे रहा है। अब ये बताओ, हमने डेक्स्टर लेबोरेटरी को बोला भाई तुझे फीस देंगे 10 लाख रुपए, बाबू क्या देंगे? 10 लाख रुपए फीस देंगे, ठीक है। और फिर हमने अपने पीएनएल में यहां लिखा टू फीस टू डेक्स्टर लेबोरेटरी 10 लाख रुपए। भाई सर्विस का पैसा दिया तो कोई दिक्कत थोड़ी, खर्चा है ना हमारा। ताई ने बोला लिया कुर्सी खींच बैठ। नहीं नहीं नहीं, सुन तो लो, ताई कह रही खर्चा है, मैंने मान लिया। तूने पैसे किसको दिए? डेक्स्टर भाई कहाँ रह रहे हैं? अमेरिकन सीरीज है, अमेरिका में रह रहे हैं। पल्लू झोली फैलाऊं उसके आगे हम कि तुमने इंडिया से कमाए 10 लाख रुपए, टैक्स तो इंडिया का बनता है, झोली फैलाऊं अब? तुझे 1000 बार हर चैप्टर में तुझे बता दी बात, जब भी किसी विदेशी को पैसा देगा टीडीएस काट के देगा, मैं उसके आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी। तो ताई ने बोला काटा के नहीं काटे हो टीडीएस? आरकेजी वाले कह रहे टीडीएस नहीं काटा ताई, टीडीएस नहीं काटा, भूल गए। ताई ने कहा टीडीएस नहीं काटा, और कह रहा मैं हाथ फैलाऊं कहां जाकर? डेक्स्टर के आगे हाथ फैलाऊं? ये इज्जत रहेगी मेरी? ताई ने गुस्सा निकाल दिया हम पे। ताई ने बोला अगर तूने टीडीएस नहीं काटा, होश में सुन लेना मैं क्या बोलने वाला हूं, अगर तूने टीडीएस नहीं काटा तो जितनी भी तेरी फीस है 100% डिसअलाउ। अच्छा, डिसअलाउ होने से क्या होगा? नेट प्रॉफिट इंक्रीज बाय 10 लाख, ये इसका असर हुआ। ये है लॉ है। बहुत ही गलत काम हो गया भाई, बहुत तगड़ा गलत काम हो गया। तुमने वहां उसके 1 लाख रुपए नहीं काटे, यहां ताई ने तुम्हारे 10 लाख डिलीट मार दिए, समझ रहे हो? ताई ने कहा मत मत काट टीडीएस, है झोली फैलाऊं मैं उसके आगे, ये इज्जत रहेगी अभी देश के फाइनेंस मिनिस्टर की। सभी लोगों ने हाथ जोड़ लिया, ताई इतना खतरनाक लॉ बना दिया। ताई ने खतरनाक लॉ बनाया, फिर बात आई देश की देश में। अब सुनना ध्यान से, मान लो आरके जी ने इधर ध्यान देंगे, मुझसे टीचिंग सर्विस ली, ठीक है भाई, तो मैंने आरके जी को क्या दिया? सेम रखते हैं, यहां भी फीस होनी थी 10 लाख रुपए। इस बार भी आरके जी ने वही झोल किया जो नहीं करना चाहिए था। हाँ, अपने इंडिया का ही हूं। ताई ने बोला एज पर सेक्शन 194J, कौन सा बाबू? इफ एनी पर्सन गिविंग पेइंग फीस टू द प्रोफेशनल पर्सन 10% का टीडीएस कटेगा। काटो 10% काटो, ठीक है। तो आरके जी ने बोला हमने तो ये लिख रखा है टू फी ऑफ अंकुर अग्रवाल सर 10 लाख रुपए, भाई हमारा तो खर्चा है ना, तो हम तो यहां सेल्स लिख दी या ग्रॉस रिसिप्ट लिख दी, यहां नेट प्रॉफिट आ जाएगा। अब ताई ने बोला भाई तूने लिख दिए क्या, टू फीस टू अंकुर अग्रवाल सर 10 लाख रुपए, इसका टीडीएस जमा कर दियो कि ना कर दियो? तो आरके जी वालों ने क्या बोला? नहीं कियो। नहीं, एक बार तो 1 लाख हमने आपकी इनकम से काट लिया। हाँ, तो बिजनेस वाले भी अपने पीएनएल में 9 लाख, तो टैक्स निकालने के बाद टीडीएस घटाते तो हैं, बताया तो था। तो उनका प्रॉफिट भी बढ़ गया। जितना भी टैक्स निकल के आएगा उस टैक्स में से माइनस कर देना टीडीएस ऑलरेडी डिडक्टेड, तो टैक्स कम नहीं हो गया? वो तो आपके लिए हो गया, मैं बिजनेस वालों की बात कर रहा हूँ अभी। बिजनेस वालों का तो कोई दिक्कत नहीं है, बिजनेस वाले वैसे तो एक्सपेंस दिखाते 10 लाख, तो अब भी 10 लाख ही दिखाएंगे। अभी 9 लाख दिखाएंगे। अभी रुक तो नहीं, 10 ही दिखाएंगे। यहाँ पे क्यों 10 दिखाने पे कांड हो गया? रुक तो टीडीएस नहीं काटा ना। तो यहाँ पे भी नहीं काटा, हाँ, वो भी 10 दिखा रहे हैं, तो 10 डिलीट कर रहे हैं। सुन तो लो मेरी बात, पहले ये लॉ तो समझो, अभी वो बताऊंगा जो तुम कह रहे हो।
टीडीएस काटा कि नहीं काटा? नहीं काटा। ताई ने कहा सजा मिलेगी बहुत बुरी। बराबर मिलेगी। डायलॉग ये है पूरा, बहुत बुरी नहीं। लेकिन अगर सजा के तौर पर यहां पर आरके जी के पीएनएल में से अगर 10 लाख डिलीट कर दे तो बताओ हम में और डेक्स्टर लेबोरेटरी में फर्क क्या रह गया? हम और अंग्रेज बराबर होने चाहिए, हम ज्यादा बड़े होने चाहिए? हम ज्यादा बड़े। हमारा लॉ हम ज्यादा बड़े होने चाहिए। तो ताई ने एक तोहफा दे दिया। ताई ने कहा आरके जी से अंग्रेजों का टीडीएस नहीं काटा तो 100% डिसअलाउ। बाबू अंग्रेजों का टीडीएस नहीं काटा तो, लेकिन अगर रेजिडेंट का टीडीएस नहीं काटा तो नहीं बाबू नहीं, 30% डिसअलाउ। कितना डिसअलाउ? 30% डिसअलाउ करेंगे। घबराने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं। 30% डिसअलाउ। अब बताओ आरके जी के पीएल में से कितने डिलीट कर दूं बाबू? तो यहां से मैं डिलीट मारूंगा 3 लाख, जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट कितना इंक्रीज होगा? नेट प्रॉफिट इंक्रीज बाय 3 लाख। तो ये है लॉ और ये है इस लॉ का असर। क्या? अभी ले लेना फिर। हाँ ले लेना। हाँ इतनी बात समझ में आई? रुक जाओ, अरे पढ़ा रहा हूँ भाई, पढ़ा रहा हूँ। वही तुम्हारी ही तसल्ली के लिए पढ़ा रहा हूँ, चिंता मत करो। अब सुनना ध्यान से। अब लोग कहने लगे भाई ताई ये तो बहुत जाती है। ताई ने बोला लॉ तुम्हें खत्म करने के लिए, तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बनाया है, ये लॉ बनाया तुम्हें डराने के लिए। किसके लिए? कि तुम ये गलती ना करो। अब मैंने बोला, अब आरके जी बोल रहा ताई से, पहले ताई डेक्स्टर की बात कर लेते हैं। ताई ने कहा डेक्स्टर से मैंने बात कर ली। ताई तुम्हें झोली मत फैलाओ, झोली मैंने फैला दी। भैया झोली मत फैलाओ, झोली मैंने फैला दी। मैंने डेक्स्टर से बात कर ली। डेक्स्टर आपको 10 लाख का टैक्स 1 लाख का टैक्स देने के लिए तैयार है। उसका 10% टीडीएस काटना था ना? टीडीएस कितना कटना था? तो 1 लाख का 10% टीडीएस काटना था, काटा नहीं? तो डेक्स्टर कह रहा है कि मैं देने के लिए तैयार हूं, कोई बात नहीं, भला इंसान निकला, भला मानुष था वो। या फिर मैं तुम्हें टीडीएस डेक्स्टर से लेके मैं जमा कर रहा हूं। ताई ने कहा पक्का? पक्का कि नहीं पक्का? जल्दी बोल। पक्का। तो ताई ने बोला सुन साहिब सुन, प्यार की धुन, तूने मुझे चुन लिया, मैं भी तुझे चुन। अगर तूने डेक्स्टर से टीडीएस लेकर जमा कर दिया, अब बहुत सबसे खतरनाक लाइन है इस लॉ की, इसलिए डेंजर बना रहा हूं। अगर तूने डेक्स्टर से टीडीएस लेकर जमा कर दिया तो मैं ये तेरा खर्चा 10 लाख रुपए जो डिलीट किया है ये फिर से पीएनएल में इंसर्ट कर दूंगी। किस साल? उस साल जिस साल तू टीडीएस जमा कर देगा। क्या दिक्कत है? खर्चा डिलीट किया, खर्चे को जिंदा कर दिया। कब? जब तू टीडीएस पे कर दे। इसके लिए एक ताई ने छोटी सी छूट और दी तुम्हें। ताई ने बोला आरके जी भाई, अगर टीडीएस जो तूने काटा नहीं था तूने डेक्स्टर से खुद लेकर जमा कर दिया रिटर्न की डेट तक। रिटर्न की डेट क्या होती है बाबू? रिटर्न की डेट क्या होती है? जमा किया 31 जुलाई, रिटर्न ऑफ इनकम। यहां पे आरओआई रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं होता, यहां आरओआई मतलब होता है टैक्स में रिटर्न ऑफ इनकम। इनकम टैक्स की रिटर्न तक जमा कर दिया तो जिस साल का तेरा, ए बाबू क्या बोल रहा हूं मैं, जिस साल का तेरा टीडीएस था और इनकम थी उसी साल में वो खर्चा अलाउड हो जाएगा। तो एक्सपेंस, अभी क्वेश्चन कराऊंगा चिंता मत करो, एक्सपेंस अलाउड होगा सेम ईयर में। ठीक है। अब हमने बोला ताई मैंने टीडीएस डेक्स्टर से लेकर तुम्हें जमा किया रिटर्न की डेट के बाद, बहुत बाद, मैंने 3 साल बाद जमा किया। तो ताई ने बोला इस साल तो डिसअलाउ, इधर ध्यान दो, इस साल तो डिसअलाउ
उस साल अलाउड जिस साल तूने जमा किया। अगला कॉन्सेप्ट, हाँ और क्या, तो ताई कह रही है मैं कब मना, यहां तक यहां डिलीट करके नेट प्रॉफिट बढ़ा दिया ना, तो ताई ने लॉ तुम्हें सजा देने के लिए नहीं बनाया है, तुम्हें सिर्फ डराने को बनाया है। ताई ने कहा तेरे 10 लाख डिलीट किए, मैं 10 लाख दोबारा डाल दूंगी, तू मेरा टैक्स पे जमा करवा दे। अगर डिपॉजिट आफ्टर ड्यू डेट ऑफ रिटर्न, देन कब अलाउड होगा? अलाउड इन ईयर ऑफ, बोलो बाबू, टीडीएस डिपॉजिट। यही बात ताई ने बोला अब दो को अलग अलग लॉ क्या पढ़ाऊं, मेरे केस में भी सेम बात लगेगी और डेक्स्टर के केस में भी सेम बात लगेगी। ये नोट किया? वो देख लेना क्लास के बाद। एक मिनट रुक जाओ, पहले मैं पढ़ा दूं उसके बाद पूछना। चलो पहले ये नोट करो। तो क्लास के बाद लेता हूँ। मतलब बट इसी टॉपिक से ही है ना अभी सर, जैसे कंपनी वाले हैं उन्होंने मान लो टीडीएस डिडक्ट कर लिया पहले और आपको इनकम दी 9 लाख। नहीं, मुझे इनकम दी 9 लाख, लेकिन पीएल में दिखाएंगे वो 10 लाख ही। ग्रॉस हर जगह ग्रॉस दिखाना होता है। अरे तो 10 से पढ़ लिया था, ग्रॉस ही दिखाना है, टीडीएस काटा तो भी ग्रॉस दिखाना। अब सुनो ध्यान से, दोनों का कॉमन क्वेश्चन कराता हूं। टाई के बहुत तेज हैं खबरी। अच्छा मान लो आप मैं कंपनी हूँ, आप कंपनी हो, मैं एम्प्लॉय हूँ। अभी रुक जाओ, पहले क्वेश्चन करा रहा हूँ, सुन तो लो बात, ना 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 सुन लो पहले मेरी बात, उसके बाद बताऊंगा। सुन तो लो पहले क्वेश्चन सुनो। ओ भैया ए भाई इधर ध्यान दे दे, सुन लो मेरी बात। डेक्स्टर लेबोरेटरी का टीडीएस काटना था मेरे प्रीवियस ईयर में, ये मैंने क्या लिख दिया, माय प्रीवियस ईयर। यहां भी क्या लिख देता हूं, माय प्रीवियस ईयर। होश में सुनना आप पहले, ठीक है। टीडीएस नॉट डिडक्टेड ऑफ डेक्स्टर इन मंथ ऑफ जुलाई, बट ऑन रिटर्न ड्यू डेट, बट ऑन 31 जुलाई, है ना, यानी डेट ऑफ रिटर्न, डेट ऑफ रिटर्न टीडीएस डिपॉजिटेड बाय आरकेजी। क्या करूं? यही पूछ रहा था कि मैं कंपनी वालों की आपने टीडीएस भी नहीं काटा बट हमने डिपॉजिट, तभी तो कह रहा हूं मैं तुमसे, अपना नुकसान करा। तभी तो मैं कह रहा हूं क्या करूं। जब मैंने जुलाई में नहीं काटा होगा तो ताई कहेगी जुलाई में डिलीट मार, है ना, लेकिन मैंने रिटर्न की डेट तक जमा करके तो क्या करूं, इंसर्ट कर दे। तो पीएनएल में 10 लाख रुपए थे, 10 लाख का एक्सपेंस दिखा रहा था, और मैंने 31 जुलाई तक मैंने टीडीएस जमा कर दिया, तो मुझे डिलीट करने की जरूरत तो कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी। यानी आंसर क्या होगा, नथिंग टू डिलीट। कंपनी अपनी मर्जी से अपनी उससे रिजर्व से पैसा दे सकती है। हाँ हाँ, नथिंग टू डिलीट, ये तो लिखूंगा मैं, कुछ भी डिलीट मत करना। यानी कि यहां पे जो हमने किए थे ना डिसअलाउ, ये नहीं करना। अगला खतरनाक सवाल, अब समझना होश में। टीडीएस नॉट डिडक्टेड इन जुलाई, बट डिपॉजिट इन जून 2030। मेरे प्रीवियस ईयर के जुलाई में मुझे टीडीएस काटना था, मैंने नहीं काटा, फिर मैंने ताई को बोला 2030 में जाके ये ले टीडीएस, डेक्स्टर वाला था ना, ले। अब क्या डिलीट करेंगे, 1 लाख या 10 लाख? 10 लाख, 1 लाख नहीं, पूरे 10 लाख। तो मैं आंसर क्या लिखूंगा, 10 लाख रुपए डिलीट इन माय प्रीवियस ईयर,
एंड दिस 10 लाख रुपए अलाउड इन 2030-31। समझ में आ रही खोपड़ी बात? समझ में आ रही नहीं आ रही खोपड़ी बात? सेम यहां पे है, मेरे केस में भी सेम है। मैंने टीडीएस, आरके जी ने टीडीएस नहीं काटा और फिर जमा कर दिया 31 जुलाई को, तो सेम ईयर में अलाउड हो गया है ना। क्वेश्चन नंबर 3, ओ भाई सुन नहीं रहे बात। टीडीएस नॉट डिडक्टेड, ये अंकुर अग्रवाल वाले के लिए, टीडीएस नॉट डिडक्टेड इन माय प्रीवियस ईयर बट डिपॉजिट इन जून 2030। बताओ क्या करूं? सेम नहीं है ना, गलत कर रहे हो ना। मेरे लिए है क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, पहले 3 लाख रुपए डिलीट करो और वो 3 लाख रुपए 2030 में दो, तो आंसर क्या होगा? 100% नहीं। यहां कितने लिए थे? 10 लाख। यहां कितने लूंगा? 3 लाख रुपए डिलीट इन माय प्रीवियस ईयर एंड इंसर्ट या अलाउड इन ये असर है। तो मुझे अपने ईयर में क्या करना है? 3 लाख डिलीट कर देना है और नीचे नोट डाल के आना है एग्जाम में, एज पर सेक्शन 40 छोटा ए। इन दोनों के लिए कौन सेक्शन बना बाबू? एज पर सेक्शन 40 छोटा ए, TDS not deducted then disallow in my previous year and allowed in the year in which TDS is deposited by the assessee. पेज नंबर हाँ 109 के आसपास है। समझ गए भैया? फोटो वोटो खींच लो भाई जल्दी से, फिर बाद में कहोगे, ग्रुप पे भेज देना। तो इस तरह के 3 एडजस्टमेंट तुम्हारे एग्जाम में मिलेगी। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में पीजीपी के। हाँ, अब सुनो, अब सुनो ध्यान से। होश में देखेंगे जरा। ओ भाई देखो लिखी बात, अगर तुमने डेक्स्टर लेबोरेटरी का टीडीएस नहीं काटा तो क्या लिखा, कितना अलाउड होगा? 100%, पूरा 100%। सच पेमेंट मतलब क्या वो पेमेंट कभी जिंदगी में अलाउड नहीं होने की? खतरा बन रहा है। अलाउड हो जाएगी जिस साल आप उस टीडीएस को क्या कर दोगे? जमा कर दोगे। ठीक है, राइट। ये क्वेश्चन हो गया एचडब्ल्यू। बाबू ये क्वेश्चन घर से करके लाना है, कल समझेंगे इसे। ठीक है, बोलो। अगली बात, ये हो गया मेरा और आरके जी केस। अंकुर अग्रवाल जो रेजिडेंट है, अगर उनका टीडीएस नहीं काटा तो कितना डिसअलाउ है बाबू? कितना? 100%, 30%। हाँ, अब इन दो बात को समझो, खतरनाक बात। एक तो है पराग सर को टीडीएस काटना चाहिए था, आरके जी को टीडीएस काटना चाहिए था, उन्होंने काटा नहीं। यह सिर्फ पाप, ताई की नजरों में क्या है? ये पाप है। एक है पराग सर को टीडीएस काटना चाहिए था, आरके जी को टीडीएस काटना चाहिए था, काट लिया, डिपॉजिट नहीं किया। उरी दादा, ये है पाप का बाप। बताओ क्यों? ताइस पाप के बाप को पता क्या बोलती है? डॉक्ट्राइन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट। अनजस्ट एनरिचमेंट मतलब अपने आप को किसी और के पैसे पे अमीर बनाना। टीडीएस काट लिया, गुप्ता जी ने टीडीएस काट लिया, जुलाई में जमा नहीं कर रहे,
पैसा किसका है? नहीं, गवर्नमेंट का है टीडीएस का पैसा। मजा कौन ले रहा है? तो ताई कह रही है अंकुर अग्रवाल का टीडीएस ये बहका के काट लिया या ये सेक्शन दिखा के काट लिया कि टीडीएस काट के पेमेंट होती है 194J में। तो जब तुमने उनसे बोल दिया 194J में टीडीएस काट कर पेमेंट होती है, तो वो टीडीएस 194J के हिसाब से जमा क्यों नहीं हुआ अभी तक? तो ताई को गुस्सा आया। गुस्सा आएगा तो ताई क्या करेगी? ताई ने बोला गुप्ता जी जब भी जमा करने आओगे ना, उस अमाउंट पर 1.5% का ब्याज लेते आइए पर मंथ। पर मंथ का ब्याज लेते आइयो। कम सा लग रहा तुम्हें? 1.5% पर मंथ। और अगर यहां पर तुम्हारी जेन्युइन गलती है कि तुम्हें टीडीएस काटना था, काटा नहीं, तो अनजस्ट एनरिचमेंट तो कर ही नहीं रहे, तो यहां लेके आना गुप्ता जी 1% पर मंथ। हाँ, अब सुन तो लो ध्यान से बात। असली बात अब है। अब ताई ने बोला कि एक मुद्दा तो ये है, एक मिनट सुन लो, नहीं सुनो बात, कंपाउंड पॉइंट कुछ नहीं। एक मुद्दा तो ये है कि जुलाई में टीडीएस कटना था। जुलाई नहीं लिखता, चलो यहां लिखता हूं मैं, अक्टूबर है ना। अक्टूबर इन माय प्रीवियस ईयर टीडीएस कटना था, काटा नहीं। अक्टूबर से शुरू हो जाना 1% या 1.5% लगाना, क्योंकि काटा नहीं ना। काटा नहीं तो क्या करोगे? 1% लगाना शुरू कर देना। फिर सारा का सारा टीडीएस, समझना ध्यान से, टोटल टीडीएस, टोटल जो नहीं काटा था, जो नहीं काटा, वो ईमानदारी से जमा किया रिटर्न की डेट 31 जुलाई को। अब आरके जी कह रहा है ताई आपने बोला था कि 31 जुलाई तक अगर टीडीएस जमा हो गया तो पूरे के पूरे 10 लाख रुपए पीएनएल में अलाउड माने जाएंगे, डिलीट नहीं करने माने जाएंगे। तो मानो। ताई कह रही है यार ये तो बड़ा लोचा हो गया। नहीं, विद इंटरेस्ट। सुन तो लो, अब ताई ने पता क्या बोला? ताई ने बोला ठीक है, अगर तूने टाइम पर जमा कर दिया तो टोटल 10 लाख रुपए क्या होंगे? अलाउड होंगे। बट एक बात ध्यान रखियो, टीडीएस कैसे जमा होना चाहिए? टीडीएस विद इंटरेस्ट जमा कर और पीएनएल में खर्चा डाल लेना। हाँ हाँ, लिख लो रेट। हाँ, टीडीएस के चैप्टर में लिखी है ना ये बातें, टीडीएस के चैप्टर में ये बातें लिखी हैं, घबराने का नहीं। समझ गए? सिंपल सी बात, अपने ईयर की रिटर्न की डेट तक सारा टीडीएस ब्याज के साथ जमा कर दो और पीएनएल में कुछ भी डिलीट नहीं करेगी ताई, पीएनएल में कुछ भी डिलीट नहीं करेगी। समझ गए ना बात? क्योंकि टीडीएस जब, अच्छा ये बताओ, टीडीएस जमा करने की तारीख पता क्या होती है? अगले महीने की 7। जैसे अक्टूबर का टीडीएस है, टीडीएस कब का है? टीडीएस अक्टूबर का, इसे कब तक जमा करना होता है? 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ। नहीं, नेक्स्ट मंथ। तो जैसे पराग सर मुझे अगर, या आरके जी मुझे अगर हर महीने फीस दे रहा है, तो मान लो जैसे चल रहा है, अब अक्टूबर चल रहा है, तो अक्टूबर की फीस में से जो भी मेरा टीडीएस कटता है वो 7 नवंबर तक जमा करना होता है। ताकि कह रहे दूसरे का पैसा जो है वो पैसा तो मेरा है ना, तो आप क्यों रखे बैठे हो जेब में? अब जैसे मुझे नवंबर की फीस मिलेगी, तो नवंबर की फीस पे जो मेरा टीडीएस काटा जाएगा 7 दिसंबर तक जमा हो जाना चाहिए। और बाद में टीडीएस वापस मांग सकते हैं ना ताई से? क्यों मांगोगे? अगर हमारी इनकम हाँ, तो मैं रिफंड मांगूंगा, वो तो मैं मांगूंगा ना, मेरे जिसका टीडीएस कटा है। बोलो बात समझ आ गई? तो ये कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। अगला क्या, अगर टीडीएस जमा करना है 31 जुलाई तक तो विद इंटरेस्ट
जमा करना। सर कभी ऐसा कर दी हो ना, मैं डायरेक्टली 120 भी होमवर्क है, डायरेक्टली आपसे लेने में क्या दिक्कत है? नहीं मांगते ना भाई, ये तो कॉन्सेप्ट है। उन्हें नहीं चाहिए मुझसे, उन्हें एडवांस पता मैं कब दूंगा, मैं दूंगा 31 जुलाई रिटर्न की डेट पर, और यहाँ पैसा कब पहुंच जाएगा ताई के पास, अक्टूबर में ही। तो ताई को जल्दी भी तो मिल रहा पैसा। ये भी होमवर्क है, अगली क्लास में देखेंगे तुम सही कर रहे हो या गलत करके आए हो। 120 होमवर्क ठीक है, बोलो भाई। हाँ ओ नशे में तो ना हो तुम। हाँ देखियो इतनी जल्दी, एक तो लेट भी शुरू करो फिर नाटक भी करो। अभी तो कुछ भी टाइम नहीं हुआ, अभी तो और अब देखो अगली बात बहुत ही आसान, आप मुझे बताओ भाई, ये वाला कान पकड़ना है, टाइम निकाल, राइट हैंड वाला कान पकड़। अब मैं इसको ऐसे पकड़ लूँ या ऐसे पकड़ लूँ, कोई दिक्कत है ताई? तुम्हें कोई दिक्कत है क्या? ताई कह रहे मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहता है तुम्हें पैसा चाहिए, अब ऐसे पैसा ले लो, ऐसे पैसे ले लो, क्या दिक्कत है? अब हुआ ये कि भाई गुप्ता जी ने मेरा टीडीएस नहीं काटा मान लो, अब टीडीएस नहीं काटा तो उन्होंने पीएनएल में तो लिख रखा था 10 लाख रुपए अंकुर अग्रवाल की फीस। फिर उन्हें सेक्शन याद आया, उन्हें था 40 में लिखा था अगर टीडीएस नहीं काटा तो इसका 30% क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा। अब फोन आ रहा आरके जी से, सर आरके जी से बोल रहे हैं? हाँ मैम बताओ सर। मैं कहा बोलो ना आगे, घबरा क्यों रही हो? 31 जुलाई की डेट आ चुकी है, हमने आपका टीडीएस नहीं काटा था, टीडीएस का पैसा हमें दे दो, हम जमा कर दें। मैंने कहा उससे भी आसान बात बताऊं? तो आरके जी से आवाज आई, हाँ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। मैंने कहा मैं खुद जमा कर दूंगा। खुशी में चाय समोसे मंगा लिए, सर कल आओगे आपके लिए चाय समोसे हमारी तरफ से फ्री, हमारी टेंशन खत्म होगी, आप जमा कर दोगे? मैंने कहा पक्का मैं जमा कर दूंगा, रिसिप्ट भेज दूंगा, मैंने जमा कर दिया। अब सुनो ध्यान से, जैसे ही आरके जी ने अंकुर अग्रवाल को पेमेंट करी और टीडीएस नहीं काटा, पर टीडीएस किसने जमा किया? टीडीएस अंकुर अग्रवाल ने जमा किया, तो आरके जी के पीएल में से 10 लाख रुपए डिलीट कर दे क्या? 30% डिलीट कर दे क्या? नहीं। क्यों नहीं करें? भाई मेरा 10% टीडीएस आरके जी जमा कर दे, मेरा ही 10% टीडीएस मैं जमा कर दूं, तुम्हें मिल तो गए पैसे। तो अगर तुम्हें पैसे मिल गए तो खर्चा काहे डिलीट कर रहे हो? तो जो फीस है 10 लाख रुपए की वो क्या रहेगी? जिंदा रहेगी पीएनएल में, उसमें से कुछ भी डिलीट नहीं करना, है ना? ये लिखी बात। वेयर एसएससी मेक द पेमेंट टू रेजिडेंट, एसएससी कौन है? रेजिडेंट कौन है? समझ गए ना लायको? होश में सुन रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? अगर आरके जी ने अंकुर अग्रवाल को पेमेंट दे दी और टीडीएस नहीं काटा, तब भी ये 10 लाख रुपए अलाउड रहेंगे, डिलीट नहीं होंगे। अगर पेई कौन है? अगर अंकुर खुद जाकर क्या कर दे, एक मिनट रुक जाओ, अंकुर खुद जाकर क्या कर दे, टीडीएस जमा कर दे और अपनी रिटर्न टाइम पे भर के बता दे मैंने टीडीएस जमा कर दिया है, यानी एनी पेमेंट मेड टू रेजिडेंट शैल बी अलाउड डिडक्शन इवन इफ टीडीएस नॉट बीन डिडक्टेड ऑफ पेड टू द गवर्नमेंट। अगर कौन पे कर दे? अगर मैं पेमेंट कर दूं रिटर्न ऑफ इनकम तक। इन शॉर्ट वो पे नहीं कर रहे तो मैं पे कर रहा हूं, खर्चा उन्हें अलाउड हो जाएगा। बस उन्हें क्या करना है, मुझसे रिक्वेस्ट करनी है ना? क्या करनी है? तो भैया हाथ जोड़ने वाली दिल पे लगती है बात। अब यार अब सर को कॉल करके या तो ये बोलो सर 10,000 रुपये लौटा दो, या फिर सर को कॉल करके रिक्वेस्ट करो 10,000 रुपये लौटा रहे तो अपने आप ही क्या कर दो, जमा कर दो। तो ताई ने कहा भैया देखो इतने हाथ पांव तो जोड़ने पड़ेंगे सामने वाले के। दोनों का सेम ही होता है, जैसे तुम अपने वॉलेट से पे करते हो। नहीं जैसे आईटीआर की तो अलग से पूरी वो होती है टीडीएस। हाँ, तो पहले जमा हो जाता है। अच्छा मान लो हाँ टीडीएस के नाम से जमा कर देना ना। नहीं जमा नहीं, हाँ आपने नॉर्मली आईटीआर भर दिया। हाँ बिल्कुल नॉर्मल तरीके से। आईटीआर भरने से पहले टैक्स जमा करता हूँ मैं, पहले टैक्स जमा होता है फिर आईटीआर जमा होती है।
ITR का तो मतलब ये है कि ये बताना कि मैंने टैक्स जमा कर दिया। हाँ, तो पहले टैक्स जमा कर दिया आपने, हाँ जितना भी आपका। हाँ, बस उसी में बता दिया मैंने कि मैंने वो भी 10,000 भी जमा कर दिए। अच्छा, तो आप मान लो 10 लाख पे न्यू स्कीम के हिसाब से आपका टैक्स बन रहा है कितना बनता है? नहीं वो छोड़ो, जो मुद्दा ये है कि RKG ने जो TDS काटा या तो वो जमा कर दें, और अगर TDS नहीं काटा तो मैं जमा कर दूं, RKG को खर्चा अलाउड हो जाए। सुन तो लो, अगला सेक्शन ही पढ़ना है, क्लास के बाद पूछ लूंगा। 10 लाख पे आपका टैक्स बन रहा है मान लो 52,000 रुपए हाँ न्यू स्कीम के हिसाब से। हाँ, तो अब आप टैक्स 52,000 जमा करोगे या 1 लाख? 52 जमा करोगे या 1 लाख करोगे, आप बताओ। टैक्स तो मैं पूरा जमा कर दूंगा, फिर रिफंड मांगूंगा। 1 लाख जमा करके रिफंड मांगोगे, और तो RKG वाले डिडक्शन कर पाएंगे। हाँ अगर मान लो आपने गलत काम कर दिया और आपने 52 ही वो करे, हाँ, तो फिर RKG को डिसअलाउ हो जाएगा। फिर RKG तो आपको मार देगी। क्यों मार देगी? गलती उनके, टैक्स उन्होंने काटा नहीं, टैक्स वो नहीं काट रहे, गलती मेरी मान लो तो। बट टाई को ऐसा है, जब टाई को 1 लाख मिलके 48 लौटाने ही है, हाँ, तो आपकी वो रिटर्न मांगने के बाद, तो अगर आपने डायरेक्टली 52 ही दे दिए टाई को, इसमें काम कम हो गया, झमेला कम हो इसमें गया, उनमें RKG की गलती मानी गई। RKG TDS काटता तो ताई को पैसा जल्दी जाता, जल्दी जाता है। नवंबर में या दिसंबर में जाता। अच्छा सुनो, जैसे अब क्लास के बाद, क्योंकि सेक्शन छूट जाए। नहीं नहीं नहीं, अगला क्वेश्चन देखो, सुनो ध्यान से, नहीं समझ गए? 40 छोटा भी, ओ 40 छोटा है, समझ गए? दो क्लास के बताऊंगा। आगे देखो, आपका मान लो नवंबर में सैलरी मिला, सैलरी नहीं है मेरी, PG में सैलरी नहीं जाती। अरे प्रोज्यूम करके चल रहे हैं। हाँ, फिर उसमें आपको रिटर्न करना था, नहीं बना, उन्होंने टैक्स TDS नहीं काटा आपका, फिर बाद में आपने जमा कराया TDS डायरेक्टली, तो उसमें आप इंटरेस्ट इंक्लूड करोगे? हाँ, अच्छा, फिर ठीक बात है। वो मैं सब RKG के बिहाफ पे करूंगा, ठीक है? फिर मैं RKG से एडजस्टमेंट वो करूंगा, सब बात है। अब सुनो ध्यान से, एक्चुअली में वो लायबिलिटी है किसकी? बात खत्म हो गई है ना। तो RKG के बिहाफ पे अगर मैं कोई काम कर रहा हूं तो बात खत्म। अब सुनो अगली मजेदार बात, सेम जो मैंने सेक्शन पढ़ा है उसके बाद ही आपको ये सेक्शन पढ़ना है ना। होश में सुनना क्या सेक्शन है। ये सेक्शन कहता है सिर्फ ये 6 खर्चे ऐसे हैं, बाबू होश में सुनना, सिर्फ ये 6 खर्चे ऐसे हैं, ये उसी साल अलाउड होंगे जिस साल पे करोगे, यानी कि ये कैश बेसिस वाले खर्चे। कौन से खर्चे? कैश बेस एक्सपेंस अलाउड। मतलब सिर्फ ये 6 खर्चे ऐसे हैं कि जब आपकी जेब से निकल जाएगा ना पैसा, तब PL में डेबिट करेंगे। बोलो क्या समझाई? अब हमने कहे 6 खर्चे हैं कौन से, तो ताई ने बोले ये 6 खर्चे हैं जिन्हें सर याद कराएंगे किस चीट कोड से? लीव EBIT। लीव EBIT, लीव एनकैशमेंट याद है? लीव एनकैशमेंट जो कंपनी या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है, तो एम्प्लॉयर का खर्चा है कि नहीं है? ताई ने बोला तू अपने PNL में उस दिन डेबिट करियो जब लीव एनकैशमेंट तू अपनी जेब से एम्प्लॉय को दे देगा। अच्छा लगता है लड़कियों को डांटते हुए और पीटते हुए हैं? कन्या देवी का रूप अच्छा लगता है? अरे लीव एनकैशमेंट सैलरी में ही आता है, पर किसकी नज़रों से आता है? एम्प्लॉय की नज़रों से। सैलरी चैप्टर किसकी नज़रों से पढ़ा था, और ये किसकी नज़रों से पढ़ रहे हैं? एम्प्लॉयर की नज़रों से। तो लीव एनकैशमेंट, मान लो भाई मैं एम्प्लॉय हूं RKG में, मैं रिटायर हुआ, RKG ने मुझे लीव एनकैशमेंट दिया, तो वही लीव एनकैशमेंट मैं सैलरी में कैलकुलेट करूंगा। और RKG क्या करेगा? RKG क्या करेगा? PNL में डेबिट करेगा। तो हम ये चैप्टर एम्प्लॉयर की नजरों से पढ़ रहे हैं, और सैलरी एम्प्लॉय की नजरों से पढ़ा था। ये चैप्टर कंपनी की नजरों से पढ़ रहे हैं, सैलरी एम्प्लॉय की नजरों से पढ़ा था। तो एम्प्लॉयर कह रहा है मेरी जेब से तो लीव एनकैशमेंट का खर्चा करवा दिया, तो ताई ने कहा डाल देना PNL में, लेकिन कब डालेगा? बोनस आता दिवाली पे, अकाउंट से तुम पढ़ते हो उसे इंटरिम बोनस इसके नाम से ना। बोनस खर्चा है कि नहीं है? PNL। अच्छा बताओ, अकाउंट से जो क्वेश्चन किए होंगे तुमने 11वीं 12वीं फाउंडेशन में, उसमें बोनस PNL में आता है नहीं आता? तो ताई ने कहा मैं भी कह रही हूँ PNL में आता है, तो बोनस PNL में डाल दे, लेकिन पता है कब डालेगा?
जब तू बता देगा मेरी जेब से चला गया पैसा। आई से ब्याज, ताई ने बोला ब्याज चाहे तू बैंक से ले ले चाहे किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले ले, जब तेरी जेब से ब्याज जाएगा ना उस साल पीएनएल में डेबिट कर दियो। बट जैसे आउटस्टैंडिंग वाला भी तो नहीं जाए, तो नहीं डाल सकता। और सबसे डेंजर बात है टी से बाबू उड़ी दादा टैक्स। अब सबसे खतरनाक बात, मेरे पास पीएनएल में दो खर्चे आ रहे हैं। एक आ रहा है टू इनकम टैक्स और एक आ रहा है टू जीएसटी। अब यहां लिखा है एनी टैक्स इज अलाउड इन पीएनएल, तो अलाउड हो जाएगा नहीं हो जाएगा? नहीं होगा। अरे ससुर के नाते इनकम टैक्स में इनकम टैक्स ही अलाउ कर दोगे, और अदर सोर्स में पढ़ाया था इनकम टैक्स इज अ लाइबिलिटी। तो ताई ने बोला यहाँ एनी टैक्स का मतलब ये नहीं है कि इनकम टैक्स भी डाल देना इसमें। अरे इनकम टैक्स के अंदर अगर इनकम टैक्स ही अलाउ हो गया तो फिर मैं बचाऊंगी क्या, खाऊंगी क्या? तो इनकम टैक्स को डिलीट करना पड़ेगा और ये ठीक रहेगा। यानी हेयर टैक्स इंक्लूड ऑल द टैक्सेस एक्सेप्ट, बिकॉज इनकम टैक्स इज liability not the expense, because income tax is liability not the expense। ऐसी लीव के साथ साथ अगर तुमने कोई प्रोविडेंट फंड में पैसा दिया है, सुपरएनुएशन फंड में पैसा दिया है, ग्रेच्युटी में पैसा दिया है, तो वो भी क्या होता है सर, अलाउ होगा। कब? जब तुम पीएफ का पैसा, ग्रेच्युटी का पैसा, वेलफेयर का पैसा, लीव एनकैशमेंट का पैसा एम्प्लॉय को दे दो। अब बताओ मैंने तुम्हें ये सेक्शन 43 बड़ा बी, मैंने ये 43 बड़ा बी तुम्हें 40 छोटा ए के साथ क्यों पढ़ाया, बीच के सेक्शन क्यों स्किप कर दिए? पता है क्यों? उसकी एक बात यहां पे एज इट इज वर्ड टू वर्ड डिट्टो लागू होती है। क्या? अगर तुमने ये सारे खर्चे पे कर दिए 31 जुलाई तक, तो ये सारे खर्चे तुम्हारे अपने पीएनएल में आ जाएंगे। तो यहां लिख लेते हैं राज की बात। हाँ, अगर लीव ईबीआईटी पेड कर दिए रिटर्न की डेट तक, तो माई प्रीवियस ईयर में ये खर्चा इंसर्ट कर सकते हैं, अलाउड कर सकते हैं। अगर आया हुआ है तो उसे बिल्कुल एज इट इज रहने देंगे। बोलो भाई, समझ में आ रही बात है ना? और सेम बात इसके आगे वही जोड़ दी। अब तुम इसका जवाब आसानी से दे दोगे। ये लिखी बात। अगर तुमने आरओआई की डेट के बाद जमा किया तो, है ना? अब सेम बात बताता हूं मैं। एक कंपनी है, उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ रहा है टू बोनस 50 लाख रुपए। ठीक है, सुन लो ध्यान से। और नीचे लिखा है क्वेश्चन नंबर 1, बोनस इन पीएनएल, बोनस जो पीएनएल में दिखाया है इज एक्चुअली पेड ऑन 30 जुलाई, यानी कि बिफोर डेट ऑफ रिटर्न। क्वेश्चन नंबर 2, bonus which is shown in P&L in your previous year, such bonus is
पेड ऑन जून 2030। अब मतलब आगे वाले ईयर में होगा, जून में हो जाएगा। नहीं, पूरा आंसर, इसका आंसर क्या लिखूं? अलाउड इन माय प्रीवियस ईयर, यानी कि बोनस जो पीएनएल में ऑलरेडी डेबिट हो रखा है 50 लाख का, इससे क्या करूं? कुछ मत करो, क्योंकि पता है इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा? एक खर्चा पीएनएल में आना चाहिए और 43 बड़ा बी के हिसाब से आया हुआ है तो पड़ा रहने दो। एक खर्चा पीएनएल में 50 लाख रुपए आना चाहिए 43 बड़ा बी के हिसाब से, अगर वो 31 जुलाई तक पेड हो चुका है और वो पेड होने के बाद ऑलरेडी पीएनएल में रखा हुआ है, तो क्या करूं? कुछ नहीं करो। तो क्या लिख दूंगा? नथिंग टू ट्रीट, क्योंकि वो ऑलरेडी पीएनएल में आ चुका है। अच्छा, ये एडजस्टमेंट में दे रखा होता तो फिर मैं पीएनएल में खर्चा ऐड करता तो नेट प्रॉफिट गिरता, तो मेरी एडजस्टमेंट ये होती कि नेट प्रॉफिट को मुझे घटाना पड़ता 50 लाख। दूसरे का आंसर बताओ। हाँ वही तो, घटाना पड़ता। दूसरे का आंसर बताओ। अपने ईयर में क्या करूं? अपने एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहा होगा उस क्वेश्चन में क्या करूं? हाँ, इन माय ईयर डिलीट 50 लाख, इसका असर क्या होता है? यानी ऐड इन नेट प्रॉफिट एंड 50 लाख अलाउड इन समझ गए? जल्दी नोट करो दोनों क्वेश्चन, जल्दी नोट करो दोनों क्वेश्चन। नहीं, जून 30 में किया तो 30-31 तो आएगा। जून 30 कौन सा ईयर होता है? 30-31। फिर नहीं देखनी, फिर तो उसी ईयर में देखना है। हाँ, रिटर्न की डेट तो अपने ईयर में देख के लिए देखनी है, बाकी में तो तब जब होगा तभी होगा। उसके बाद क्यों देखनी रिटर्न की डेट? क्योंकि उसमें तो प्रीवियस ईयर 29-30 मानना चाहिए। हाँ, ना, रिटर्न की डेट अपने ईयर में देखनी है। आने वाले सालों में कोई रिटर्न की डेट नहीं देखनी। आने वाले सालों में तो जिस साल आपने जमा किया उस साल क्या कर दो? पीएल में डेबिट कर दो। ओ भाई बतियाओ मत, समझ रहे हो? मतलब मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं कि हर एक सेक्शन अपने आप में ऐसी एडजस्टमेंट लाएगा क्वेश्चन में, एग्जाम में। तो पीजीबीपी अपने आप में कोई बड़ा चैप्टर नहीं है, सिर्फ वो छोटी छोटी बातों की एडजस्टमेंट तुम्हें बड़ी लगती है कि पीएनएल में नहीं आया हुआ तो क्या करूं, और पीएल में आया हुआ है और आना चाहिए तो क्या करूं, है ना? बाकी बातें वही है, इसलिए दोनों सेक्शन साथ पढ़ने हैं। जब रिवाइज करूंगा तो 40 छोटा एक के साथ ही 43 बड़ा भी पढ़ना है। क्यों? क्योंकि ये राज की बात दोनों में क्या है? सेम है। ठीक है, पढ़ के देखो एग्जांपल। पीएनएल में 3 लाख रुपए डेबिट हो रहे हैं, कंपनी ने बोनस पे कर दिया अगले साल दिसंबर में, तो क्या करूंगा? अपने साल में क्या करूंगा? मेरे एग्जाम में जो क्वेश्चन आया, डिसअलाउ का मतलब क्या होता है? नेट प्रॉफिट इंक्रीज कर दूंगा। और ये कब अलाउड होगा? और नेक्स्ट ईयर की कोई भी रिटर्न की डेट नहीं देखी जाती है, अपने ईयर वाली देखी जाती है। अब सुनना खतरनाक बात, एक अंकल जी तुम्हारी तरह बहुत होशियार है, अब उनकी होशियारी देखना क्या की उन्होंने। उन अंकल जी ने लोन ले रखा था। क्या ले रखा था? ठीक है। अच्छा, तुमने कभी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट चेक करी है? जैसे मान लो मेरा क्रेडिट कार्ड है, जब भी उसकी पेमेंट की बारी आती है ना, तो कहते हैं क्रेडिट कार्ड की पेमेंट को ईएमआई में कन्वर्ट कर लो। भाई जैसे मैंने क्रेडिट कार्ड का बिल आया, मेरा क्रेडिट कार्ड का 50,000, कितने का बिल आया? 50,000। अब वो कह रहे हैं अगर तुम्हारे 50,000 रुपये जेब में नहीं है ना, तो
तुम्हारे ऊपर ज्यादा पेनल्टी लगे, ये को हम तुम्हारे ऊपर केस करें, ये वो कंज्यूमर कोर्ट में, तो एक काम करो 50,000 रुपये पे मत करो, उसे ईएमआई बना लो उसकी। तो ऐसा करो 5-5 हजार रुपये करके ईएमआई बना लो, 10 महीने में चुका दो, 50,000 रुपये इकट्ठे नहीं है तो। पर वो ईएमआई पे क्या चार्ज करेंगे? ब्याज। तो कह रहे इंटरेस्ट के साथ पे कर देना, हम लेट ले रहे हैं बैंक की तरह ही। तो लोगों ने, अब उन्होंने, मैंने क्या किया, अब मैंने अपनी लायबिलिटी को क्या कर दिया, ईएमआई में कन्वर्ट कर दिया और बढ़ा दिया। ऐसे ही अंकल ने क्या किया, सुनना ध्यान से। एक अंकल जी ने लोन लिया, है ना, मिस्टर एक्स, इमरान हाशमी, तुम्हें बताइए, उनको पे करना था ब्याज, ठीक है, मिस्टर वसूली भाई को, और वसूली भाई ने उन्हें क्या दे रखा था, लोन दे रखा था, तो उनको ब्याज पे करना था, राइट। अब उनका ब्याज इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, उन्होंने कहा, क्रेडिट कार्ड वाले भी तो करते हैं सर। मिस्टर एक्स कह रहे हैं भैया, अरे भैया, अरे भैया, मेरे पास ब्याज पे करने के पैसे नहीं है। ब्याज उनका बैठा मान लो 1 करोड़ का, उन्होंने कहा ब्याज पे करने के पैसे नहीं है, एक काम करो, ये इंटरेस्ट को कन्वर्ट कर दो इनटू लोन या डिबेंचर। और अब मेरा लोन, मान लो लोन दे रखा था 10 लाख का, और ये ब्याज जा रहा था कितना, 1 करोड़ का। अब वो कह रहे हैं अब ये मेरा लोन और डिबेंचर कर दो कितने के, सॉरी, हाँ 10 करोड़ कर लेते हैं ना। तो अब मेरा कितना कर दो, वो 11। क्या बुराई है इसमें, समझ में बात। तो ताई ने कहा मुझे कोई मतलब नहीं, मियां बीवी राजी क्या करेगा जी, तुमने आपस में खेल खेल लिया, खेल लो, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ताई को। ताई कह रही है भाई, एक्स ने वसूली से 10 करोड़ का लोन लिया, उसका ब्याज 1 करोड़ बैठा, अब उसको 1 करोड़ चुकाने थे, ब्याज के भी और प्रिंसिपल के साथ 10%। उसने कहा कि अब मेरे लोन को ये 10 करोड़ की जगह कितना कर दो, बोलो रे 11 करोड़ का कर दो। तो अब मैं तुम्हें 11 करोड़ के लोन पे ब्याज चुकाऊंगा। अब सुनना होशियारी क्या हुई, ओ भाई, मिस्टर एक्स ने अपना पीएनएल बनाया, ओ बॉस, इसमें कोई खोपड़ी नहीं चलानी, फालतू यंत्र हैं खोपड़ी, ये जब चलेगी, जब ये यहाँ खोपड़ी चलेगी। इस यंत्र का इस्तेमाल तब हो पाएगा जब तुम्हें पता होगा सेक्शन में लिखा क्या है। अब मिस्टर एक्स ने पता क्या झोल खेला, मिस्टर एक्स ने बोला मुझे ये ब्याज किसको पे करना था, वसूली को, तो ब्याज मेरा क्या है, खर्चा है, तो मैं पीएनएल में डालूंगा टू इंटरेस्ट 1 करोड़ रुपी पेड। ताई ने कहा पेड, ताई ने क्या बोला, 1 करोड़ रुपए पेड। तो ताई ने बोला पे कर दिया तूने। ताई ने फोन लगाया वसूली को, तेरे 1 करोड़ रुपए ब्याज के आ गए, वसूली करा ना, ब्याज के ना है, उसने लोन बना लिया, इसे बाद में पे करेगा। तो कह रहा ताई 1 करोड़ रुपए मैंने यहां पर लिख दिए क्योंकि ये पेड हो तो गए, अब तो 11 करोड़ की लायबिलिटी होगी ना, मुझे 1 करोड़ रुपए घटवा दो। ताई कह रहे 1 करोड़ रुपए, अब तू क्या करेगा, नेट 1 करोड़ रुपए इंसर्ट करने से क्या होगा, नेट प्रॉफिट घटेगा नहीं घटेगा 1 करोड़ से। ताई ने संसद भवन में लोगों खड़ा के ताली बजवाई, एक मच्छर आदमी को, है कि नहीं बात, नाना पाटेकर डायलॉग बोला। ताई ने बोला चप्पल निकालो मेरी। ताई ने बोला पेड कैसे कर दिया तूने, पेड कैसे हो, वो कह रहा ताई मैंने 1 करोड़ रुपए की लायबिलिटी अगर उसमें ऐड करवा दी तो मेरे तो 1 करोड़ का क्या हो गया, ब्याज पे हो गया ना। ताई ने कहा ब्याज कहाँ पे हो गया, बल्कि तूने ब्याज की जगह क्या कर दी, उसे लायबिलिटी बना दिया। तो अगर कोई भी बंदा अपनी लायबिलिटी, अपने ब्याज को, अपने खर्चे को लायबिलिटी बना देगा तो इसका मतलब ये नहीं खर्चा पेड हो जाएगा, है ना। तो ताई ने ये बात लिख दी, ये लिखी बात, अगर आपने अपने इंटरेस्ट को कन्वर्ट कर दिया लोन में, इट इज नॉट पेड। इसका मतलब एग्जाम में क्या लिखा होगा, सुनना ध्यान से, ये बन गया तुम्हारा एग्जाम का क्वेश्चन। एग्जाम में लिखा होगा
पीएनएल में 1 करोड़ रुपए, मान लो नेट प्रॉफिट यहाँ आ रहा होगा 20 करोड़, है ना, एग्जाम में लिखा होगा पीएनएल में 1 करोड़ रुपए, और ये लिखा होगा एडजस्टमेंट में, और एडजस्टमेंट में लिखा होगा 1 करोड़ रुपी इंटरेस्ट डेबिटेड इन पीएनएल, 1 करोड़ रुपी इंटरेस्ट डेबिटेड इन पीएनएल कन्वर्टेड बाय द असेसी इनटू लोन और डिवेंचर। बस खत्म, खत्म। बच्चा खोपड़ी खुजा रहा होगा, इसका क्या मतलब है, समझ गए बात? इसका मतलब ये है, एज पर सेक्शन 43 बड़ा बी, हिंदी में सुन लो, धारा 43 बड़े बी के हिसाब से अगर तुमने कोई भी ब्याज अपने लोन में कन्वर्ट करा लिया है तो फिर वो खर्चा नहीं है, उसको वहां से डिलीट करना पड़ेगा, हाँ, तो डिसअलाउ हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा? डिसअलाउ 1 करोड़ रुपीज फ्रॉम पीएनएल, क्योंकि ताई ने बोला अब ये तेरा खर्चा तूने किस में कन्वर्ट कर दिया, लोन में, लाइबिलिटी में कन्वर्ट कर दिया। तो जो लाइबिलिटी में कन्वर्ट हो गया, लाइबिलिटी खर्चा नहीं होती तो पीएनएल में नहीं आती। अब तू 1 करोड़ रुपए कहां दिखा, अब तू वही 1 करोड़ रुपए बैलेंस शीट में दिखा, पीएनएल से डिलीट मार। इसलिए ये बात ताई ने लिख दी कि मैं इसे पेड नहीं मानूंगी, और पेड नहीं मानूंगी तो क्या करना पड़ेगा, डिसअलाउ करना पड़ेगा। तो हाँ, नेट प्रॉफिट 21 करोड़ हो जाएगा। तो आप ऐसे कह सकते हो, नाउ ऐड 1 करोड़ रुपए यहां पर, तो नेट प्रॉफिट कितना हो गया, बस खत्म क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे एडजस्टमेंट के। बच्चे को इसलिए थोड़ा सा खोपड़ी घूमती है पीजीवी में, हर एक लाइन अपने आप में क्या है, क्वेश्चन की एडजस्टमेंट है, समझ गए बात? तो बताओ आज क्या पढ़ा? आज पढ़ा बेसिक पीएनएल में डेबिट अलाउ कब होता है, डिसअलाउ कब होता है। अगर मेहमान आया हुआ है और आना चाहिए, कुछ नहीं करना, मेहमान आया हुआ है नहीं आना चाहिए, डिलीट करना है। मेहमान आना चाहिए और नहीं आया हुआ तो लेके आना है। फिर पढ़ा 28 पूरे पीजीबीपी का अकेला ऐसा सेक्शन जो कहता है इनकम अलाउड, उसके बाद बाकी सारे कहते हैं खर्चे डिसअलाउ और अलाउड। फिर पढ़ा 30 बिल्डिंग के बारे में, फिर पढ़ा 31 मशीन के बारे में, फिर पढ़ा 40 छोटा है डेक्स्टर लेबोरेटरी और अंकुर अग्रवाल के बारे में, फिर पढ़ा 43 बड़ा बी, क्या पढ़ा, लीव ईवीआईटी के खर्चे 31 जुलाई तक अगर पे हो गए तो अलाउड, 31 जुलाई के बाद पे हुए तो अपने ईयर में डिसअलाउड, उस ईयर में अलाउड जिस ईयर में जेब से खर्चा जाए। बोलो भाई, समझ गए नहीं समझ गए? और आखिरी बच्चे वाली बात, क्योंकि इससे लिंक करता है, तुमने ग्रेच्युटी पे कर दी तो अलाउड होगा नहीं होगा, ये लिखी बात, अलाउड। बस ग्रेच्युटी कब तक पे कर देना, 31 जुलाई तक। लेकिन तुमने ग्रेच्युटी का प्रोविजन बना के पीएनएल में डाल दिया, तो ताई ने बोला एक खतरनाक बात लिख दी, ग्रेच्युटी का छोड़, सबके लिए होना चाहिए, एनी काइंड ऑफ प्रोविजन डिसअलाउ, कि प्रोविजन इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, प्रोविजन इज अ पार्ट ऑफ, और प्रॉफिट को पीएनएल में थोड़ी डाल देंगे, प्रॉफिट को टैक्स लेना है। तो ताई ने ये बात लिख दी सार्वजनिक, गोल्डन रूल, गोल्डन रूल ऑफ पीजीबीपी, एनी काइंड ऑफ प्रोविजन डिसअलाउ, प्रोविजन फॉर बेड डेट, प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी, प्रोविजन फॉर फलाना डिगमा का, सारे प्रोविजन क्या है, तो एनी की जगह लिख दो ऑल, चाहे तो ऑल लिख दो, ऑल काइंड ऑफ रिजर्व एंड प्रोविजन डिसअलाउ। कोई भी प्रोविजन पीएनएल में दिख जाए छूट से डिलीट मार देना, उसे नेट प्रॉफिट बढ़ जाए। ठीक है, हाँ बोलो, समझ गए सर, मजा आ गया सर? यही है भैया पीजीपी, हर एक छोटी छोटी बात, छोटी छोटी एडजस्टमेंट।